और खुदा ने इस इंसान से जो उसने मिट्टी से बनाया और उसके साथ इसने ये भी कहा कि मैंने इसको अशरफुल मखलूक बनाया। इससे इस अशरफुल मखलूक इंसान से उसने कुछ अपने नायब मुकर्रर किए और जिसमें उसके नबी, उसके वली, उसके पैगंबर थे। इसी अशरफुल मखलूक में से उसने अपने नायब बतौर साइंटिस्ट मुकर्रर किए जिन्होंने इस दुनिया को, इस कायनात को, खुदा की इस कायनात के अंदर छुपे हुए राजों को डिस्कवर किया, नई नई इजाज़त की। और फिर इसी अशरफुल मखलूक से उसने इस इंसान की सेहत की खराबियां, इसको दुरुस्त करने के लिए उसने एक और नायब मुकर्रर किया जिसको आप डॉक्टर कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ इंजीनियरिंग का शोबा है, दुनिया के बेशुमार शोबे हैं, लेकिन ये उसके बड़े नायबों में शुमार होते हैं। ये खुदा के वली, ये खुदा के पैगंबर, नबी, जिन्होंने दुनिया को बेराह रवी पे चलने वाले इंसानों को उन्होंने राह रास्त के लिए बहुत तगोदो की। उनका अपना एक मकाम है। राह हिदायत के लिए उसने रसूल और नबी भेजे और इस कायनात को, जिसके अंदर बहुत छुपे हुए राज हैं, बहुत छुपे हुए राज हैं, उसके लिए उसने साइंटिस्ट अपना नायब मुकर्रर किया। और इस इंसानी जिस्म की इस्लाह के लिए, इसकी फलाह के लिए, इसकी बका के लिए, इसकी दुरुस्ती के लिए हम डॉक्टर्स को उसने मुकर्रर किया। और हम खुशकिस्मत लोग हैं वो लोग। मैं समझता हूँ दुनिया में ये 3 लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, जो वली, नबी, पैगंबर हैं, जो साइंटिस्ट हैं और जो इस जिस्म को ठीक करने वाले लोग हैं। जब इर्तिका हुआ, वो कहता है कि मैंने इंसान को मिट्टी ही से बनाया। इस मिट्टी की जितनी प्रोडक्ट है, मैं पहले कह चुका हूँ, इस मिट्टी की जितनी प्रोडक्ट है वो इंसान की कंपोजिशन में शामिल है। चाहे वो मिनरल हैं, चाहे वो सॉल्ट हैं, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो पॉइजन्स हैं, चाहे वो स्नेक पॉइजन्स हैं, ये सारे किसी न किसी अंदाज में इस इंसान के वजूद के अंदर मौजूद हैं। और जब ये इंसान, आपको देखा होगा कि यही जो प्रोडक्ट्स हैं, यही जो मिनरल्स हैं, यही जो कंपोजिशन है, ये जब डिरेंज होती है तो फिर इंसान बीमार होता है। और मज़े की बात यही है कि इसी प्रोडक्ट से ही उसने इसका इलाज भी दरियाफ्त किया। जो साइंटिस्ट ने, जो डॉक्टर ने चुना, वो इसी प्रोडक्ट से, जिस प्रोडक्ट से ये इंसान बना, इसी प्रोडक्ट से उसके लिए इलाज भी चुना। और मैंने ये भी बड़ा, पिछले 200 साल का एक क्वेश्चन था लोगों पे कि लोग कहते हैं कि ये फास्फोरस का मरीज कैसे बनता है, इसने तो फास्फोरस ही नहीं खाया हुआ। ये संख्या का मरीज कैसे बनता है, इसने तो संख्या भी नहीं खाया हुआ। ये कुत्ते की तरह भौंकता क्यों, ये इसकी प्रोडक्ट कुत्ते वाली तो नहीं है। ये ऊंट का कीना क्यों रखता है, ये सांप का डसना क्यों रखता है, ये लूमड़ की चालाकी क्यों रखता है, ये शेर की दिलेरी क्यों रखता है, ये गिदड़ की बुजदिली क्यों रखता है। तो जब इंसान जो है, उसने इसको अशरफुल मखलूक बनाया था, जब ये अपने मकाम से नीचे गिरता है तो फिर ये कुत्ते भेड़िए आपको नजर आते हैं। असल इंसान तो है जो उसकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, जिसका दर्स वलियों, पैगंबरों, नबियों ने दिया। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो कंपोजिशन है और हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, इसने भी इंसान को बड़ा मुतासर किया। और इसने इस कदर मुतासर किया कि इंसान के अंदर वो बिहेवियर, जानवरों वाले बिहेवियर भी आपको नजर आते हैं। फिर जो संख्या खाने से बीमारी पैदा होती है, वो बीमारियां भी आपको नजर आती हैं, बिकॉज जो कंपोजिशन थी बेसिक, उसके अंदर ये मौजूद था। ये लंबी बहस है। हम पे एक 200 साल पहले भी एक सवाल था हमारे पे कि 200 साल से पहले इस सवाल दुनिया में गर्दिश कर रहा है, क्योंकि इस सिस्टम के मुखालिफ बड़े ज़हीन लोग हैं, बड़े तेज लोग हैं।
जो कैपिटलिस्ट होता है, जो सरमायादार होता है, वो बहुत अपने सारे हथकंडे खेलता है। तो ये इंसानों का बड़ा खूबसूरत निज़ाम उसने ईजाद किया हनीमन ने, तो जो उसके पीछे दुनिया पड़ गई। ये सस्ता था, आसान था, ये नेचुरल था। तो 200 साल पहले एक ऐसा शख्स खुदा ने पैदा किया जो मैं समझता कि ना वो सिर्फ साइंटिस्ट था, ना सिर्फ वो डॉक्टर था, वो कोई खुदा का बड़ा हैलामी आदमी भी था जिसने ये साइंस ईजाद की। और वो आम आदमी नहीं था, वो आम आदमी नहीं था। हम उसको कहेंगे कि वो साइंटिस्ट भी था, वो डॉक्टर भी था, वो एक बहुत अच्छा ज़ीरक इंसान भी था, लेकिन उसके अंदर एक खुदा का खूबसूरत बंदा, जिसको उसने, खुदा कहता है मैंने तुम्हें अशरफुल मखलूक बनाया, उसमें से वो बंदा था। वो अशरफुल मखलूक इंसान में से एक बंदा था। उसने ऐसा एक निज़ाम दुनिया को दिया, इसी मिट्टी की प्रोडक्ट से जिससे इंसान पैदा हुआ, जिसकी वजह से इंसान बीमार होता है, उसी से उसने उसका इलाज भी दरियाफ्त किया। उसी से आप फास्फोरस देते हैं, आप फेरामेट देते हैं, आप संख्या देते हैं, आर्सेनिक देते हैं, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें पैथोजेनेसिस है, जिसमें बैक्टीरिया है, जिसमें वायरस है, जो फंगल है, जो पैरासाइट है, जो इंसानों की जिस्म को मारने का सबब है, इन्हीं में उसने इसी पैथोजेनेसिस से दवाइयां बनाने की एक तरगीब दी, और इसी से उसने इलाज दरियाफ्त किया। और इसकी एक बड़ी एग्जाम्पल दुनिया में मौजूद है। कोई ये कहता है कि होम्योपैथी यूं क्यों है, तो उसकी बड़ी एग्जाम्पल है कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा इंसानों को प्रोडक्ट बनने वाली जो दूसरे सिस्टम ने ईजाद की है वो वैक्सीन है। तो इसी वैक्सीन की तर्ज पे होम्योपैथिक दवाइयां भी बनती हैं। आज हम उस शख्स के पास, मेरी अभी जिन डॉक्टर साहब का मैं तारुफ कराऊंगा, उनसे मेरी कल परसों भी बात होती थी। मैं क्या, उस बंदे के पास ना कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ना वो बहुत बड़ी कोई लैब थी, उसके पास ना बहुत बड़ी कोई फौज थी ऐसी साइंटिस्ट की। वो एक दिमाग था, एक उसके पास कलम था, एक उसके पास टेबल था, और एक कुर्सी पे था। उसने एक इतना बड़ा निजाम दे दिया। मैं ये कहता हूँ कि किसी एक दवाई भी PhD की जा सकती है, कितना बड़ा निजाम उसने दिया। और उसकी सोच जो थी, जिसका सवाल आज मेरे दोस्त डॉक्टर फैसल साहब जो PhD फिजिक्स है, उनकी स्पेशलिटी जो है नैनो पार्टिकल्स में है, वो आपको इसमें नहीं देना चाहता जवाब, बल्कि वो आपको जवाब देंगे, वो आपको समझाएंगे कि उस सवाल का जवाब जो है, जो एक पूरे 200 साल से हम पे लेबल था, वो कि हमें पता था, हम जानते थे, बीइंग होम्योपैथ हम समझते थे कि इस पोटेंसी के अंदर मेडिसिन है, और हम ये समझते थे कि जब लोग इस्तेमाल करते थे तो लोग उससे ठीक करते थे। लेकिन इस सिस्टम को फेल करने के लिए, इस सिस्टम को नाकाम करने के लिए ये कहा गया कि जो एवरगेडेड नंबर है वो 12 से ऊपर आप उसमें मेडिसिन नहीं देख सकते, तो लिहाजा इनकी दवाई तो 1 लाख पोटेंसी, CMP पोटेंसी, 50M 10M की पोटेंसी में तो कोई दवाई नहीं होती। लिहाजा इस सवाल में हम भी बड़े अरसे से फंसे हुए थे कि इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। साइंटिफिक सबूत, लोग साइंटिफिक सबूत मांगते हैं। दुनिया में आपको पता है 2 लोग सच्चे हैं, एक फकीर सच्चा है और एक साइंस सच्ची है। फकीर इसलिए नहीं झूठ बोलता, उसको पता है मैंने ये मेरा पैदा करने वाला खुदा है और मुझे उसी ने मारना है और मुझे रिज़्क उसी ने देना है, मेरी जिंदगी मौत मेरी इज्जत सारे उसके हाथ में है। ये फकीर बहुत खूबसूरती जानता है, लिहाजा वो झूठ नहीं बोलता। इसीलिए वो नबी वली पैगम्बर उसी सिलसिले की कड़ी। और साइंटिस्ट इसलिए झूठ नहीं बोलता, उसको साबित करके दिखाना होता। तो मैं, फैसल साहब ख़त्म करेंगे तो मैं भी इस पे बाद में कंक्लूड करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं सब्जेक्ट पे कोई बात करूं। मैं यही चाहता हूं कि ये मेरे दोस्त हैं डॉक्टर फैसल साहब, ये किसी तारफ़ की मजाद नहीं है, ये माशाल्लाह खुदा ने इनको ये, बल्कि मैं ये समझता हूं कि ये होम्योपैथी का मसीहा है। होम्योपैथी लोगों का मसीहा है
और ये होम्योपैथी का मसीहा है, और ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे रूह के साथी हैं, और इन्होंने जो काम हमारे लिए किया है, मैं ये समझता हूँ कि तारीख इस बात को याद रखेगी। और हम भी होम्योपैथ और होम्योपैथिक इस्तेमाल करने वाले लोग इस वक्त को, इस लम्हे को ज़रूर याद रखेंगे। तो मैं मज़ीद बोलने से पहले डॉक्टर फैसल साहब को दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और उस सवाल का जवाब दें कि होम्योपैथी दवाई के अंदर, पोटेंसी के अंदर बेसिक जो मेडिसिन है वो नहीं होती, तो ये साबित करेगी साइंस के इसके अंदर बेसिक मेडिसिन होती है। डॉक्टर फैसल साहब। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर अली साहब ने मेरी कुछ ज़्यादा तारीफ़ें की। मैं एक आजिज़ सा बंदा हूँ। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली आज हम वी आर नॉट गोइंग टू टॉक ऑन आज हम इस बात पे बात नहीं करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो कितनी इफ़ेक्टिव है या उनकी एफिकेसी क्या है, और हम इस बात को भी नहीं प्रूव करने जाएंगे कि ये जो तरीक़ाकार है होम्योपैथी का ये कितना इफ़ेक्टिव है। हम आज सिर्फ इस बात पे बात करेंगे कि साइंस इस बारे में क्या कहती है कि जो होम्योपैथिक डेल्यूशंस होती हैं, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी एलिगेशन है कि होम्योपैथिक डेल्यूशंस के अंदर मेडिसिन एक ख़ास लेवल के बाद मौजूद ही नहीं होती, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसका जो है वो आप ये समझे जिसमें मेडिसिन बनी होती है अल्कोहल या पानी, एग्जैक्टली वही बाकी रह जाता है। सो वील ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट scientifically what the high dilutions of homeopathic medicines do have traces of starting material but in more sophisticated. So आज हम ये प्रूव करेंगे कि जो होम्योपैथिक डिल्यूशंस हैं उनके अंदर जो ट्रेस ऑफ इनिशियल मेडिसिन है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके के साथ मौजूद होती है, जो कि क्रूड वे जिसे हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ने जो लॉज डिफाइन किए हैं वो उन लॉज से बियॉन्ड हो गई हुई है। सो हमारी आज की प्रेजेंटेशन जो होगी, सबसे पहले हम थोड़ा सा ये बात करेंगे कि होम्योपैथी होती क्या है। ये मैंने स्लाइड अपने लिए बनाई थी कि खुद समझूं कि क्या होम्योपैथी होती है और होम्योपैथी को क्यों इतना कंट्रोवर्शियल बनाया गया है। मॉडर्न साइंस और जो रिसर्च है वो इसके बारे में क्या कहती है, और हम बात करते हैं कि होम्यो साइंस जो है वो इट इज़ सॉर्ट ऑफ नैनो मेडिसिन। तो ये नैनो साइंस क्या होती है बेसिकली, और हम ये बात भी करेंगे कि सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं होम्योपैथिक में और नैनो साइंस में क्या आती हैं। फिर एक एनालिसिस हमने डॉक्टर अली साहब ने हमें कुछ मेडिसिन्स दी, उन मेडिसिन्स को हमने अपनी लैब के अंदर जो सेंटर फॉर माइक्रो एंड नैनो डिवाइसेस हैं उसके अंदर हमने खुद चेक किया, और उसका रिजल्ट हम इस प्रेजेंटेशन में बताएंगे। तो द एनालिसिस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बाय CMND। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमने तो एनालिसिस किया है, क्या कुछ और लोगों ने भी इसके ऊपर एनालिसिस किया है, कुछ रिव्यू आर्टिकल्स हम इसके ऊपर जो है ना वो डिस्कस करेंगे, और इन आर्टिकल्स के ऊपर बेस करते हुए विल गिव सम एविडेंस दैट द बेस मटेरियल इज प्रेजेंट इन आवर डिल्यूशंस। कंक्लूड करेंगे और फिर कुछ फैक्ट्स जो कि जनरल फैक्ट्स हैं अबाउट होम्योपैथी वो हम डिस्कस करेंगे। सो होम्योपैथी, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 200 साल पहले जो है वो डॉक्टर हैनीमैन ने एक पूरा का पूरा एक सिस्टम डिवाइस कर दिया, और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको अभी तक हम समझने से कासिर हैं। इसको दो थ्योरीज के ऊपर बेस करता है ये, लाइक और लॉ ऑफ मिनिमम डोज। सो मैंने इसको लॉ ऑफ मिनिमम डोज को ग्रीन इसलिए कर दिया है कि वी आर इंटरेस्टेड इन लॉ ऑफ मिनिमम डोज, कि हम इस चीज़ को रिलेट करेंगे आगे जाके अपनी जो है वो अपनी रिसर्च के साथ।
सो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मिट्टी से इंसान बना है तो मिट्टी से ही जो है, जो कंपोजिशंस, जो मिट्टी से जो चीज़ें निकलती हैं जिसके अंदर मेटल्स और जो एनिमल जो सब्सटेंसेस होते हैं या मिनरल्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं, जो अल्लाह ताला की जो नेचर से जो चीज़ निकलती है, वहीं से ये मेडिसिन जो हैं वो जन्म लेती हैं। So why homeopathy is controversial in scientific community? तो बेसिकली होता ये है कि जब हाई पोटेंसीज बनती चली जाती हैं होम्योपैथी की, तो इसमें एक डिल्यूशन फैक्टर आता है, और डिल्यूशन फैक्टर जो है वो जो नंबर ऑफ जो अमाउंट ऑफ मेडिसिन जो इनिशियली प्रेजेंट थी वो उसको कम करता चला जाता है। और ये जो है हमारी जो मॉडर्न साइंस है या जो साइंटिफिक लॉज हैं उसके ऊपर ये बेस नहीं करती बात, क्योंकि जो एफिकेसी जो होती है वो इसकी डिबेटेबल हो जाती है जब एक ख़ास लेवल तक डिल्यूशन आ जाती है। उस लेवल को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, जो कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसको डिफ़ाइन कर देती है। अगर किसी एक मेडिसिन को अगर हम इतना डिल्यूट कर दें कि वो 12C तक पहुंच जाए, तो वो हमारे एवोगैड्रोस नंबर से ज़्यादा हो जाती है, और फिर हम ये कह सकते हैं कि उस मेडिसिन के अंदर जो बेस मटेरियल था उसकी कोई क्वांटिटी मौजूद नहीं है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इस जगह के ऊपर आता है कि जब मेडिसिन की क्वांटिटी ही नहीं है, स्टार्टिंग मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो होम्योपैथी जो है वो क्लिनिकल रिजल्ट्स उसके बताते हैं कि दैट इज इफेक्टिव। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि होम्योपैथी अगर उसके अंदर दवाई नहीं है तो फिर ये कैसे काम करती है। और पिछली सारी डिस्कशंस के ऊपर बेस करते हुए जो साइंसदान बातें करते हैं कि होम्योपैथी इज साइंटिफिकली अनबिलीवेबल, कि जी आप जो इसके अंदर डाइल्यूट करके आप कहते हैं पोटेंसी बढ़ जाती है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल साइंटिफिकली। और ये जो स्टैंडर्ड लॉज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हैं ये उसको ओबे नहीं करती, और दिस कैन नॉट पॉसिबली वर्क। ये बड़े क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे बनती है। जो ये इस तरह की स्लाइड्स मैंने कुछ अपने समझने के लिए बनाई हुई हैं। जब हम सीरियल डिल्यूशंस करते हैं उसके बाद पोटेंसी उसकी बनाने के लिए पोटेंटाइज करते हैं, और टाइट्रेशंस होती हैं। टाइट्रेशन के अंदर बेसिकली एक प्रोसेस ये है कि इसको हम ग्राइंड करते हैं या हम इसको मिलिंग करते हैं, और इसका हम साइज छोटा करते हैं। इसका साइज छोटा करने के बाद फिर हम इसके स्क्यूयंस करते हैं। स्क्यूयंस में हम इसको जर्क्स देते हैं। ये दो बातें आपने याद रखनी है। ये अब हम आगे रिलेट करेंगे अगली स्लाइड्स के साथ कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो बन रही है वो किस तरीके के साथ बन रही है। ये एक पेपर पब्लिश हुआ था प्रेंसा मेडिका अर्जेंटीना का। ये लैंग्वेज डिफरेंट है। माइकल ड्रोफनिक ने इसको पब्लिश किया, और इस पेपर के अंदर उसने बेसिकली इस बात को प्रूव किया कि जो स्क्यूयंस हैं वो कैसे इफेक्टिव होती हैं, और ये चीज़ हैनेमैन ने कैसे फाइंड आउट की। उसने दोनों तरह की मेडिसिन जो हैं वो लोगों को दी, और जो उसका इफेक्ट नोट किया, जो स्क्यूयन वाली थी जिनको उन्होंने इस प्रोसेस के साथ जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है, जो उस प्रोसेस के साथ जो मेडिसिन बनी हुई थी, दे वर मोर रिएक्टिव, बायोलॉजिकली भी रिएक्टिव थी, केमिकली भी रिएक्टिव थी, और उनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। एड्जॉर्ब बड़ी अच्छी होती थी ह्यूमन बॉडी के अंदर, और सेल्स के अंदर मूव कर सकती थी वो वाली मेडिसिन, और इवन सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर एंड ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर भी वो पहुंच सकती थी मेडिसिन। और इसकी टॉक्सिसिटी जो थी ना, वो जब इसको हाई लेवल पे या अल्ट्रा डिल्यूशन कर ली जाती है तो इसकी टॉक्सिसिटी एक सेफ लेवल पे पहुंच जाती है। सो दिस प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स।
अब हुआ क्या है कि जब हमने इस सिक्वेंस कर दी, तो सिक्वेंस करने के साथ हमने कुछ नए मॉलिक्यूल जनरेट कर दिए जो कि बेस मेडिसिन जो थी उसी को ब्रेक करके उसके मॉलिक्यूल्स बनाए, उनका साइज डिक्रीज किया और वो डिक्रीज साइज के मॉलिक्यूल्स आपकी जो है डिल्यूशंस के अंदर चले गए। अब ये तो एक पेपर पब्लिश हुआ, पुरानी बात है, और एक थ्योरी बनाई हैनेमन ने, लेकिन इस थ्योरी को आज तक प्रूफ इसलिए नहीं किया जा सका। आज तक की बात मैं इसलिए कहता हूँ कि जो नैनो साइंस है, नैनो साइंस को आए हुए अभी 20 से 25 साल हुए हैं, तो 20-25 साल पहले कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप होना शुरू हुए कि लोगों ने ये कोशिश करना शुरू की कि हम इनको जो नैनो स्केल की चीज़ें हैं उनको हम कैसे देखते हैं। एक चीज़ हमने अपने ज़हन में रखनी है कि विगरस शेकिंग ऑफ द कंटेनर जो होती है वो क्या करता है, वो एनर्जी इंट्रोड्यूस करता है उसके मेडिसिन के पार्टिकल में। हमने एक कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन डाला, उसके अंदर जो बेस मेडिसिन थी वो डाली, उसको जब हम उसको लाया तो उसको एक एनर्जी क्रिएट हुई, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये कोई ऐसे नहीं है कि जैसे मतलब हमने आपस में एक डिस्कशन की और हमने ये डिसाइड कर लिया कि जी इसके अंदर एक्टिवेशन है। दिस हैज़ बीन प्रूव्ड बाय द साइंटिस्ट, और इनका प्रूफ भी जो है वो पब्लिकेशंस जो दो मैंने इसमें रेफरेंसेस डाले हैं, इन रेफरेंसेस में इस बात का प्रूफ भी मौजूद है कि जी ये जो नैनो साइंस जो इसके जो एक्टिवेशन एनर्जी इंड्यूस होती है और एक्टिवेशन एनर्जी उन पार्टिकल्स को तोड़ के नैनो स्केल तक ले जाती है। जब हम बात करते हैं किसी पब्लिश डाटा की, तो इसका मतलब ये होता है कि रिनाउंड साइंटिस्ट ने वो डाटा इकट्ठा किया और यहाँ एक्सपेरिमेंट किया और उसको किसी एक ऐसे जरीदे के अंदर, किसी ऐसे पेपर के अंदर पब्लिश किया कि जिसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी, साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर एक वैल्यू है, और उस वैल्यू को वो एक ख़ास रेटिंग देते हैं जिसको इम्पैक्ट फैक्टर कहते हैं। जिस जरीदे का उसका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होता है, हम उसको कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्रेडिबल है। तो अभी हम बात कर रहे हैं उस सबसे नैनो की और नैनो स्केल की और नैनो साइज की, तो थोड़ा सा इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली हम इसको कैसे विजुअलाइज कैसे करेंगे कि नैनो स्केल या नैनो साइंस होती क्या है। कोई भी पार्टिकल अगर हम इस लेवल पे उसको छोटा कर दें या उसको ब्रेक करके, उसको ग्राइंड करके, उसको मिल करके या किसी और तरीके के साथ कि उसकी एक डायमेंशन जो है वो 100 नैनोमीटर से कम हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये अब नैनो स्केल के अंदर पार्टिकल दाखिल हो गया हुआ है। अब इसको विजुअलाइज हम कैसे करेंगे कि 1 मीटर अगर हमारे पास लेंथ है, उसको 1 बिलियन, उसको हम 1 बिलियन हिस्सों में डिवाइड करें, तो जो 1 बिलियन हिस्सा होगा ना 1 मीटर का, दैट इज कॉल्ड 1 नैनोमीटर। और जो हमारा बाल है वो 80 नैनोमीटर, 80,000 नैनोमीटर मोटा होता है। तो इससे अंदाजा कर लें कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। एक और बात इसमें आती है कि जिस वक्त हम इनको, जब हम नैनो साइंस की बात करते हैं या नैनो स्केल के ऊपर जब चले जाते हैं, तो एटम्स का बिहेवियर, मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर, पार्टिकल्स का बिहेवियर और स्ट्रक्चर्स का बिहेवियर ये डिफरेंट हो जाता है। इसके ऊपर फिर हमारी जो नॉर्मल साइंस है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के रूल्स हैं, वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। इसके लिए अपने रूल्स हैं और साइंस आज अब इस कोशिश में है कि वो रूल्स को डिफाइन कर सकें जो कि नैनो साइंस के ऊपर लगते हैं। तो हमारा जो एस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी यही है कि बल्क मटेरियल था या बेस मटेरियल था, बेस मटेरियल से जब हमने उसको इंटीग्रेट करके एक छोटा नैनो स्केल के ऊपर ले आए हैं, उसके अंदर जो चेंज इन प्रॉपर्टीज आई हैं, तो हमारा जो मेन फोकस ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर ही है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो चेंज हुई हैं। थोड़ा सा मजीद विजुअलाइज कर लें कि नैनो स्केल क्या होता है। एक एटम जो होता है वो 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है, और C60 बेसिकली एक स्ट्रक्चर है
ये अल्लाह की तरफ से बनता है। जब हम एक खास कंडीशंस से कार्बन के एटम्स जो हैं वो अपने आप को आपस में जोड़ते हैं, तो वो 60 एटम ही हमेशा उन कंडीशंस में आपस में जोड़ते हैं, जिसको हम बकी बॉल कहते हैं। और वो बिल्कुल एक फुटबॉल की जैसी शक्ल आ जाती है और सारे के सारे एटम उसकी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। जब भी उन कंडीशंस के साथ हम प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन को डिसइंटीग्रेट करेंगे, तो वो इसी शेप में आएंगे। और ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम या नेचर कह लें कि वो हमेशा यही शेप अटेन करेंगे। डीएनए जो होता है वो 2 नैनोमीटर के बराबर हो जाता है, इसी तरह प्रोटीन 10, और जो सैंड का एक पार्टिकल है दैट इज अबाउट 1 मिलीमीटर, इस तरह इतना बड़ा होता है। या पोलन एलर्जी, जो कि अभी मुझे भी हुई है एलर्जी, आई डोंट नो पोलन है कि क्या है, लेकिन वो एलर्जी की जो कॉज होती है पोलन, वो 100 माइक्रोमीटर्स के होते हैं। सो जो चीज़ें नैनो साइंस ने डिटरमिन कर ली हुई हैं, उनमें जो है वो उसकी कुछ हम एग्जांपल्स अभी ले लेंगे कि इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो कितनी पावरफुल है। फॉर एग्जांपल जिस वक्त हम बात करते हैं डायमंड की और ग्रेफाइट की, या हम कार्बन की जिस वक्त हम बात करते हैं, तो डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, और दोनों की प्रॉपर्टीज जिस वक्त हम देखना शुरू करते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल और ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट मटेरियल। ग्रेफाइट बेसिकली क्या होता है, एक और मटेरियल होता है, वो भी कार्बन से ही बनता है, वो सिंगल लेयर ऑफ एटम्स होते हैं कार्बन से, जिसको हम ग्रेफीन कहते हैं। ग्रेफीन की मुख्तलिफ लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दें तो वो ग्रेफाइट हम उसको कह देते हैं। ये सॉफ्टेस्ट मटेरियल होता है। इसी तरह अगर हम गोल्ड की एग्जांपल लें तो गोल्ड जिस वक्त नॉर्मल स्टेज के अंदर हमारे पास है, बल्क फॉर्म में, हम इसको बल्क कहते हैं, जिसको हम बेस मटेरियल कह रहे हैं उसको हम बल्क मटेरियल कहते हैं अपनी जो है फिजिक्स की ज़बान में। तो जो बल्क मटेरियल में जब गोल्ड होता है वो गोल्डन कलर का होता है, वो चमकदार होता है और तकरीबन 1950 डिग्री उसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और गोल्ड नॉन मैग्नेटिक होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन जिस वक्त हम इसके नैनो पार्टिकल्स बना देते हैं जो कि 10 नैनोमीटर के रेंज के अंदर आ जाते हैं, तो वो मैग्नेटिक भी हो जाते हैं। उसके बाद वो अब ग्लिटर करना छोड़ देते हैं, ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और हमें लाल नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ये जिस वक्त गोल्ड को हमने नैनो लेवल पे ब्रेक किया तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। इसी तरह सिल्वर को जिस वक्त हम नैनो लेवल पे ब्रेक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं और सिल्वर एंटीसेप्टिक बन जाता है। और इसकी एग्जांपल आपने देखी होगी कि जो हमारे पुराने हकीम हुआ करते थे वो दवाई को कहते थे कि जी चांदी के वर्क में लपेट के खा लें। तो चांदी का वर्क होता है उसको इस लेवल तक बारीक कर दिया जाता है कि वो नैनो स्केल पे नहीं पहुंचता, लेकिन करीब हो जाता है नैनो स्केल की, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो दे कैन चेंज। तो एक चीज हमने ये फाइंड आउट कर ली नैनो साइंस की मदद के साथ कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइज, लेकिन ये नहीं कि साइज को हमें एक खास लेवल तक, एटॉमिक लेवल तक लेके जाना होता है। नैनो साइंस की एक और जो बात हमें समझने की ज़रूरत ये है कि कोई पार्टिकल जिस वक्त नैनो स्केल के ऊपर आ जाता है तो वो इतना, उसकी प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो जाती हैं और वो रिएक्टिव क्यों हो जाता है? तो होता ये है कि जब इतना छोटा साइज होता है तो उसके सारे के सारे एटम सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। जिस वक्त सारे एटम सरफेस के ऊपर होते हैं तो उनको किसी और चीज के साथ बॉन्ड बनाने की जो है वो जगह नहीं मिलती, तो एक बॉन्ड उनका जो है वो खाली रह जाता है, जिसको हम डैंगलिंग बॉन्ड कहते हैं। और वो जो डैंगलिंग बॉन्ड होता है उसी की वजह से रिएक्टिविटी ऑफ मैटर इंक्रीज हो जाती है उस चीज की। तो जिस वक्त हम कहते हैं कि जी हमने होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर हमने चीज़ को मिलिंग किया, उसको ग्राइंड किया और उसको डिल्यूट किया, तो नैनो साइंस में भी हम यही कहते हैं कि जिस वक्त हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल चेंज करनी है तो हम उसको ग्राइंड करेंगे, उसके छोटे साइज के अंदर लेके आएंगे। तो ये दोनों चीज़ें कुछ सिमिलर नज़र आती हैं हमें होम्योपैथिक के अंदर और नैनो साइंस के अंदर।
तो इस स्टेज के ऊपर हम उस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इफ़ेक्टिव क्यों होती है, उसकी डाइल्यूशंस जो कि आज से पहले, या आप समझे कि जब से ये रिसर्च हुई है उससे पहले लोग कहते थे कि इस डाइल्यूशन के अंदर एक्टिव मेडिसिन मौजूद ही नहीं। तो उसकी रीज़न अब हमें समझ में आना शुरू हुई कि एक्टिव मेडिसिन मौजूद थी, लेकिन वो उस फॉर्म में मौजूद थी कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे और हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। सो अभी तक जो रिज़ल्ट हम कंक्लूड किया है, जब मैं हम कहता हूँ तो इसका मतलब है कि अभी तक जो साइंसदानों ने रिसर्च की और कंक्लूजन्स की, वो ये कहते हैं कि द साइज ऑफ अ सब्सटेंस कैन फंडामेंटली अल्टर इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं साइज के साथ, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, अकूस्टिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज जो है वो साइज के साथ चेंज हो जाती हैं। ये चीज़ साइंसदानों ने डिटरमिन कर ली है। दूसरी बात ये होगी कि जो एक और चीज़ डिटरमिन कर ली है साइंसदानों ने, वो ये कि जो अल्ट्रा डाइल्यूटेड मेडिसिन हैं होम्योपैथी की, उसके अंदर मटेरियल मौजूद होता है। इस चीज़ को हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि अभी तो मैंने खाली लिख दिया है ये। सो वी कैन आल्सो से इफ द सेम सब्सटेंस इज गिवन एट फार्माकोलॉजिकल डोजेस इट मे इंड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट। अगर बेस मैटर या बल्क की फॉर्म में अगर हम मरकरी किसी को दे देते हैं तो वो दैट इज़ वेरी मच टॉक्सिक, वो आपको जो है वो बजाय ठीक करने के बीमार कर देगा। लेकिन अगर उसको हम नैनो स्केल के ऊपर देंगे तो मे बी उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हों कि वो आपको क्योर कर दे। बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उसके ग्रेड, उसको हम इतने लेवल पर छोटा करके डाइल्यूट करके जिस वक्त बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट कराते हैं, या मतलब जैसे भी वो बॉडी के अंदर जाती है, तो वो बॉडी का अपना जो ट्रिगर मैकेनिज्म है डिफेंस का, उसको जो बॉडी का अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसको ट्रिगर कर देती है। होता ये है कि आपकी जो बॉडी है वही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के तो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करा देती है। दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन होम्योपैथी। अभी मैंने आपसे ये अर्ज की कि जो नैनो साइंस है ये कोई इतनी पुरानी साइंस नहीं है, अभी ये साइंस मैच्योर नहीं हुई। इसके अंदर जो है वो बहुत सारे जो है वो लॉज बनने बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन होनी हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि जो साइंसदान होते हैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, अल्लाह ताला ने उनको भी एक ख़ास काम के लिए मामूर किया होता है। तो साइंसदानों ने अब के दौर के अंदर, मैं पिछले 30 साल की बात कर रहा हूँ, 30 साल के अंदर उन्होंने ऐसी मशीनें ईजाद कर ली जिनसे हम छोटे पार्टिकल्स देख भी सकते हैं, जिनसे हम छोटे पार्टिकल्स डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो इम्प्रूवमेंट हुई है ये बेसिकली साइंस के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर ये हमें अब इस काबिल बना दिया इसने कि हम ये देख सकें कि होम्योपैथिक मेडिसिन या नैनो स्केल के ऊपर कोई भी चीज़ है तो वो उसका बिहेवियर कैसा है और उसकी एग्जिस्टेंस, उसको डिटेक्शन अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने हमें 4 डिफरेंट पोटेंसीज दी जो कि कमर्शियली अवेलेबल मेडिसिन थी। ऑरामेट आपकी ये अर्जेंटम मेट आपकी मेडिसिन है, वो 6C में 30, 200 और 1M में ये 4 पोटेंसीज थी। उन 4 पोटेंसीज को हमने अपनी लैब के अंदर जो है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ जो है एनालाइज किया। और ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, हो सकता है आप लोगों को ना इसका इल्म हो कि ये क्या तरीक़ाकार होता है। बेसिकली स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट जो है वो सैंपल के ऊपर जो है वो शाइन करता है और सैंपल के अंदर से लाइट गुजर के जाती है और दूसरी साइड पे डिटेक्टर लगा होता है। डिटेक्टर उस लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है और सैंपल के अंदर जो मौजूद चीज़ें होती हैं उसका पैटर्न हम
कंप्यूटर के ऊपर या किसी भी डिफ़ॉल्ट के ऊपर ले लेते हैं। इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो जो हमारा लिक्विड सैंपल है उसके अंदर क्या कुछ था। तो जो हमने अपनी लैब के अंदर जो यूवी स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल किया वो पर्शियन एल्मर एक कंपनी है, उसका लैम्डा 950 था, जिसकी वेवलेंथ रेंज 190 से लेके तो 860 नैनोमीटर की, इसीलिए हम इसको यूवी वेज कहते हैं। यानी कि यूवी रेंज में भी है और विजिबल रेंज में भी है। यूवी रेंज से स्टार्ट होती है और विजिबल रेंज तक स्पेक्ट्रम इसका जाता है। और जो उसकी रेजोल्यूशन थी वो 0.05 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर तक की थी। और जो इसका डिटेक्टर था वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, एक इंतहाई सेंसिटिव डिटेक्टर होता है। और जो सैंपल हमने रखा वो हमने 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के क्वार्ट्ज की एक बॉटल के अंदर सैंपल रखा, स्क्वायर बॉटल थी। और हमने फिर स्पेक्ट्रोमीटर को जो है ना वो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स के ऊपर चलाना शुरू किया और उसको 190 से लेके 850 तक हम उसको जो है ना वेवलेंथ्स उसके ऊपर शाइन करते चले गए और डाटा कलेक्ट करते चले गए। ये काम जो है ये हर मेडिसिन के ऊपर, हर पोटेंसी के ऊपर 50 से 60 मरतबा किया गया। 50 से 60 मरतबा इसलिए करते हैं कि हम उसकी रिपीटेबिलिटी देखते हैं कि एक दफ़ा हमने किया, जो चीज़ हमें नज़र आई क्या वो दोबारा नज़र आएगी कि नहीं। दूसरी दफ़ा किया फिर देखा, तीसरी दफ़ा किया फिर देखा, तो एटलीस्ट जो है वो एक मेडिसिन के ऊपर हमने 50 साइकिल्स जो हैं वो रन किए और उसके बाद उसकी हमने एवरेजिंग की और डिजिटल एवरेजिंग करके हमने उसके ग्राफ्स को प्लॉट किया, तो ताकि हम किसी जगह के ऊपर हमें ये एम्बिग्यूटी ना रह जाए कि इसके अंदर कोई और चीज़ शामिल हो गई है। तो जो हमारे ग्राफ्स बने उसमें हमें बेसिकली ये जो स्पेक्ट्रोमीटर के जो ग्राफ्स होते हैं, फिज़िक्स के लोग इनको ज़्यादा अच्छी तरह समझ लेते हैं। इनमें जो जहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही होती है ना लाइट, उस जगह के ऊपर हमारी पीक्स आती हैं। तो जो हमारी मेडिसिन थी अर्जेंटमैट, उसने 200 से लेकर 380 नैनोमीटर के दरमियान में पीक दी है। जैसे कि अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा भी होगा, तकरीबन 200 से लेके तो यहाँ पे अगर आ जाएं तो मैं 380 तक है, इसकी जो है वो डिफरेंट पीक्स आ रही होती हैं। अब पीक्स जो होती हैं ये डिपेंड करती हैं पार्टिकल्स के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, पार्टिकल के साथ जो इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही होती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर पीक्स की शार्पनेस, उनकी ब्रॉडनिंग और उनकी पोजीशन जो है वो किस जगह पे आती है वो दे रही होती है। जो नॉर्मल चूँकि आपकी अर्जेंटमैट सिल्वर है और जो हम सिल्वर के माइक्रो छोटे पार्टिकल्स की जिस वक्त हम यही स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो वो 400 से 500 नैनोमीटर तक आती है, लेकिन जब इसके नैनो पार्टिकल्स के ऊपर चले जाते हैं तो उसकी रेंज जो है वो चेंज हो जाती है, वो उसके अंदर आ जाता है, यूवी रेंज के अंदर आ जाता है। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जो हमने अपनी लैब के अंदर परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट के करने के बाद फिर हमने लिटरेचर सर्वे जिस वक्त करना शुरू किया तो हमें सेम मेडिसिन के ऊपर रिसर्च हुई नज़र आ गई और वो रिसर्च जो थी वो पब्लिश्ड रिसर्च थी। जब हमने उस रिसर्च को देखा, ये बेसिकली जर्नल ऑफ नैनो मेडिसिन और नैनो टेक्नोलॉजी में पब्लिश हुआ था और इसने जो रिपोर्ट किया है इसने 3 पोटेंसीज को जो है ना वो एनालाइज किया और मेथड इसका वही था। इंस्ट्रूमेंट इसका हमारे वाला नहीं था जो हमारी लैब के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन उसी तरह का दूसरा इंस्ट्रूमेंट था और इसने जो उसकी पीक्स फाइंड आउट की हैं वो 200 से 350 तक फाइंड की। तो इसका मतलब है कि हमने भी जो पीक्स फाइंड आउट की हैं वो ठीक ही फाइंड आउट किए हैं, क्योंकि इतना एरर जो होता है वो रीडिंग में भी आता है, इतना एरर जो होता है वो इम्प्योरिटीज़ या मेडिसिन, क्योंकि हमारे पास वो मेडिसिन नहीं थी, उनके पास डिफरेंट मेडिसिन थी, हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन थी। और ये पेपर जो है ये 2015 में पब्लिश हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो हमने अपनी लैब में रिसर्च की और जो रिसर्च
ऑलरेडी हो चुकी है 2015 के अंदर, वो और हमारी रिसर्च दोनों शेयर करती हैं एक दूसरे तो जिस वक्त ये चीज़ हमें पता चली तो हम और कॉन्फिडेंट हो गए कि वी आर ऑन राइट ट्रैक। बेसिकली ये भी एक रिसर्च पेपर है जो कि आपकी जो ऑरोमेट जो कि गोल्ड की मेडिसिन है, हमने तो इसको किया था 1M तक, लेकिन ये एक मुझे एक पब्लिश्ड रिसर्च मिली है। इस पब्लिश्ड रिसर्च के अंदर उन्होंने 6C से लेके तो 100,000 C तक जो मेडिसिन के जो डिल्यूशंस हैं, उन डिल्यूशंस को उन्होंने फिजिकली देखा है। अब फिजिकली कैसे देखा है, हमने तो हमारे पास चूँकि पाकिस्तान के अंदर वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास तो स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, हम उनकी जो है ना वो पीक्स देख के तो हम बता सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर लोगों के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स कहलाती हैं, जो कि इन सैंपल्स को देख भी सकती हैं, और इनको हम जो है वो एक और साइंटिफिक मशीन होती है जिसको EDS कहते हैं, हम उसके साथ ये इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये किस चीज़ के पार्टिकल हैं, या ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है ये क्या है। तो इस रिसर्च के अंदर रिसर्चर्स ने जो डेमोन्स्ट्रेट किया है वो मैंने आपको बता दिया कि 6C से लेके तो CM तक जो मेडिसिन थी ना, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ देखा और ये कंफर्म किया कि इसके अंदर जो बेस मेडिसिन है या जो स्टार्टिंग मटेरियल है आपका, वो आपकी हाईएस्ट डिल्यूशन के अंदर, अल्ट्रा डिल्यूशन के अंदर मौजूद था। इसी ग्रुप ने जो है वो सिर्फ एक मेडिसिन के ऊपर काम नहीं किया, इन्होंने जो है वो आपकी जो है वो फेरम मेटलिशियम, सर ऐसे ही बोलते हैं, फेरम मेटलिशियम, फेरमेट, इसको भी इन्होंने 6C और 50M तक इन्होंने इसको चेक किया, और इसके अलावा तकरीबन 15 के करीब आपकी और मेडिसिन्स हैं जो कि इन्होंने जिसकी इमेजिंग देख के और अल्ट्रा हाई डिल्यूशंस तक इन्होंने ये रिपोर्ट किया है अपने रिसर्च पेपर्स के अंदर। रिसर्च पेपर्स मैंने इसमें डाले हुए हैं कि उसके अंदर आपका जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल मौजूद है। तो जो मेथड इन्होंने यूज़ किया वो मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे कि उसको हम हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, और इसके साथ एक और इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है जिसको EDS कहते हैं, जिसको एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी एक सॉर्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है जिससे हम चीज़ों को के ग्राफ्स प्लॉट करके और हम फाइंड आउट कर देते हैं कि इस चीज़ में कौन सी। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसमें यूज़ हुई है वो जियोल कंपनी की TEM 2100 थी, और इसको चलाया गया है 200 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इसका प्रोड्यूस करके, और 200 साइज की कार्बन कोटेड मैश थी जिसमें से वो गुजार के, तो फिर मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट की ये वो चीज़ें हैं जो कि बेसिक स्पेक्स होते हैं। जब हम साइंटिफिकली बात करते हैं तो हमें बताना होता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट के ये रिजल्ट्स हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट की क्या जो थी वो रेजोल्यूशंस थी। सो ये फाइंड आउट EDS ने किया कि इसके अंदर जो इसकी डिल्यूशंस हैं उनमें नैनो पार्टिकल्स मौजूद थे। EDS जो था वो ऑक्सफोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स एक कंपनी है उनका बना हुआ था, और उसकी रेजोल्यूशन 0.5 नैनोमीटर से लेके 25 नैनोमीटर तक थी। बेसिकली ये इस तरह की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है ये, जिसके ऊपर मैंने इस जो पब्लिकेशन है जिन लोगों ने रिसर्च की वो इस टाइप की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी, और इसमें जो
बीम प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन का, वो उस इलेक्ट्रॉन के बीम को शाइन किया जाता है सैंपल के ऊपर, और जो सैंपल है उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं उससे फिर इमेज क्रिएशन होती है। इमेज क्रिएशन अब तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आ जाती हैं, लेकिन पहले कुछ और तरीके होते थे, इसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सो हम अपनी मेडिसिन की तरफ वापस आते हैं। ऑरामेट के जो डिल्यूशन फैक्टर्स हैं वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि वो 6C से लेके तो 6cm तक जो डिल्यूशंस थी, उन डिल्यूशंस को के माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सैंपल्स बनाए गए और उनको एक एक करके चेक किया गया। साइंटिफिकली कोई भी चीज़ जिस वक्त हम चेक करते हैं तो वो एक मरतबा चेक करके रिजल्ट नहीं दिया जाता है। एटलीस्ट हम कहते हैं कि जी 4 मरतबा अगर उसको हम चेक करें और वही रिजल्ट आए तो फिर हम उसको कहते हैं कि दिस इज कंसिस्टेंट। तो जो ये जो रिसर्च पेपर है हमें ये कहता है कि जो हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और EDS के जो रिजल्ट्स थे आपकी अल्ट्रा हाई डिल्यूशंस ऑफ ऑरामेट के ऊपर, उनमें नैनो पार्टिकल्स मौजूद थे सारी पोटेंसीज के अंदर, और कुछ के अंदर वो उनका साइज इतना छोटा था कि वो 10 नैनोमीटर से कम हो गए थे। जब वो 10 नैनोमीटर से कम हो जाता है तो हम उसको क्वांटम डॉट कहते हैं। और हर डिल्यूशन के अंदर डिफरेंट परसेंटेजेस थी और कुछ उसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी ऐड हुई थी। और बेसिकली हम अभी इस स्टेज के ऊपर नहीं हैं। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि नैनो साइंस जो है वो अभी अपनी जो है वो अपनी रिसर्च, अपनी तरक्की या अपनी उसके ऊपर चल रही है। अभी इसकी चीज़ें जो हैं वो, इसके रूल्स, इसके लॉज जो हैं वो हम कहीं पे डिटरमिन नहीं कर पाते। हम जो चीज़ें हमें रिपीटेडली नज़र आ जाती हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया कि जी गोल्ड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे होकर तो मैग्नेटिक हो जाते हैं, या चांदी के पार्टिकल जो हैं वो एंटीसेप्टिक हो जाते हैं, ये चीज़ें डिटरमिन हो गई हैं। लेकिन जब कोई नई चीज़ सामने नज़र आती है तो उसको डिटरमिन करने के लिए एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स चाहिए होता है, फिर हम जाके उसको किसी आप ये समझें कि किसी बाउंडिंग के अंदर लेके आ सकते हैं, किसी कोई बाउंड्री कंडीशंस उस पर लग सकती हैं। तो अब हम ये कहते हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, जो गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स थी ऑरामेट के अंदर, इसने हमारी दो चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया। एक इनकी जो प्रेजेंस थी उसने एक तो ये बात रिजेक्ट कर दी कि होम्योपैथी इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल मेडिसिन विदाउट मटेरियल कंटेनिंग द डिल्यूशंस। जब हमने आंख से देख लिया कि कोई मटेरियल इसकी डिल्यूशंस के अंदर मौजूद है तो ये वाला ब्लेम होम्योपैथिक के ऊपर कि जी इसकी डिल्यूशंस में दवाई मौजूद ही नहीं होती, ये पहला जो है वो ब्लेम ख़त्म हो गया। दूसरा जो है जो ऑरामेट के अंदर जो नैनो पार्टिकल्स की मौजूदगी है उसने हमें ये बता दिया कि ये जो मेडिसिन है बेसिकली दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल मेडिसिन। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि नैनो स्केल के ऊपर जाके काम करती है और इसका ताल्लुक मटेरियल साइंस से ज़्यादा है, क्योंकि हम साइंस को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ, मेडिकल साइंस, मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में बनने वाली दवाएं जो है वो मटेरियल साइंस बेस्ड होती हैं। सो दीज फाइंडिंग्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज they take homeopathic system of medicine to scientific domains where it was ignored। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? अभी हम इस जगह पे पहुँचे हैं कि हमने ये प्रूव किया है कि जो आपकी मेडिसिन हैं अल्ट्रा हाई डिल्यूटेड, उनके अंदर दवाई मौजूद है, और जब दवाई मौजूद है तो फिर इस सारे सिस्टम को, होम्योपैथिक सिस्टम को इग्नोर करने की कोई वजह नज़र नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि इसको हमें इग्नोर भी नहीं करना और इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करनी है। ये वो बेसिकली उसी पब्लिकेशन का पार्ट है। ऑरामेट की जो मुख्तलिफ डिल्यूशंस हैं उसके अंदर जो हमें पार्टिकल साइज नज़र आया है नैनो पार्टिकल्स का, वो 6C में है 3 से 12, 30 में है 3 से 10 नैनोमीटर्स तक का। जब हम 200 पे पहुँचे हैं तो ये साइज़ थोड़ा सा जो है ना वो
5 से 125 तक, इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब मैं जो आपसे बात कर रहा था ना कि हम नैनो साइंस के अंदर चीज़ों को अभी डिटरमिन करने के उस डोमेन में नहीं है, तो वो यही है कि ये चीज़ अभी हम फाइंड आउट हमें करनी बाकी है कि यार जिस वक्त पोटेंसी इंक्रीज हो रही है, पहले तो एक अच्छा ट्रेंड चल रहा था, लेकिन फिर एकदम से जो है ना वो पार्टिकल का साइज क्यों बड़ा हो गया। उसके बाद 1 m के अंदर फिर छोटा हो गया, फिर जिस वक्त हम 10 m के अंदर पहुंचे हैं तो वो फिर 25 से 50 हो गया। इसी तरह जब हम 1 लाख तक पहुंचे हैं तो वो 7 से 100 नैनोमीटर तक हो गया। तो ये चीज़ें जो है ये मज़ीद रिसर्च के साथ या मज़ीद, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मतलब मैंने तो एक ख़ास डोमेन के अंदर रह के चीज़ें पढ़ी हैं ना, हो सकता है इनके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च मौजूद हो। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, अगर हमें मिलेगी तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे इंशाल्लाह वो वाली रिसर्च भी। अब हम इस बात के ऊपर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो इमेजेस हमें नज़र आए हैं, वो जिस वक्त ऑरामैट 6C है उसमें हमें पार्टिकल साइज 3 से 12 नैनोमीटर का नज़र आया, और जो 3 से 12 हम कहते हैं, हम तक 10 नैनोमीटर तक के जो पार्टिकल्स होते हैं हम उनको क्वांटम डॉट्स कहते हैं। क्वांटम डॉट्स जो है बेसिकली जिस वक्त हम नैनो साइंस की बात करते हैं तो 0 से 100 नैनोमीटर तक होती है, और जब हम क्वांटम डॉट्स की बात करते हैं, क्वांटम डॉट्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा उनसे वो ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है साइंस की। तो क्वांटम डॉट्स जो हैं वो हम उनसे नॉर्मल जो नैनो पार्टिकल है उनसे ज़्यादा काम ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो थी मेजॉरिटी वो क्वांटम डॉट्स की मौजूद थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम से कम टर्मिनोलॉजी जो है वो फिज़िक्स की बात बोलूँ ताकि जो है ना वो बात समझ में आ सके। जो पार्टिकल्स हमें इसमें जो आपको ये सफ़ेद सफ़ेद से पार्टिकल नज़र आ रहे हैं ना, ये जो जगह जगह ये सफ़ेद पार्टिकल्स हैं, बेसिकली ये गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। और ये गोल्ड के पार्टिकल्स जो हैं ये हमें नज़र आए हैं इन द फॉर्म ऑफ अलग-अलग भी, मतलब एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल भी नज़र आ गया, और हमें इन द फॉर्म ऑफ आइलैंड्स भी नज़र आए हैं, इन द फॉर्म ऑफ जो है वो होमोजीनियस फॉर्म, जो जैसे कह रहे जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उस फॉर्म में भी नज़र आए हैं। और इसके अलावा हमें जो चीज़ें इसके अंदर नज़र आई हैं वो इम्प्योरिटीज थी, वो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। ये जब भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं बड़ा, तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़, बिल्ट इन इम्प्योरिटीज़ जनरेट होती हैं, क्योंकि वो भी कुछ मटेरियल्स का ही बना हुआ होता है और वो उसमें ऐड होती हैं, लेकिन वो हमारे रिजल्ट्स को इफेक्ट नहीं कर रही होती। ये 6C है। इसके बाद ये 30C के अंदर भी जो है ना वो हमें बड़े आइलैंड्स नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर भी क्वांटम डॉट की रेंज है 3 से 10 नैनोमीटर, और जो आइलैंड फॉर्मेशन है वो क्लियरली नज़र आ रही है कि आइलैंड्स इतने बड़े हुए हैं। असल में ये जो आप मेरे पास ज़्यादा फोकस तस्वीर आ रही है, ये देखें कितने बड़े बड़े आइलैंड है जो वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं। ये एक डॉट नहीं है, इसमें बहुत सारे डॉट्स हैं जो कि इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, नहीं वो बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन वो बेसिकली मल्टीमीडिया की वो रेजोल्यूशन वो नहीं मैच करती। हाँ जी, ये 200C के अंदर जो है ना वो पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया हुआ था 5 से 125 के दरमियान, लेकिन ये भी वैसे ही नज़र आ रहा था हमें आइलैंड की फॉर्म में। यानी कि जब हमने स्टार्ट की थी तो प्रेजेंटेशन, और मैंने आपको बताया था कि जब हम ये स्लाइड देख रहे थे नैनो पार्टिकल्स, नैनो के साइज को विजुलाइज करने के लिए, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन का एक बकी बॉल बनता है, एक कार्बन का स्ट्रक्चर बनता है। वो कार्बन का स्ट्रक्चर उन कंडीशंस के अंदर हमेशा वही बनता है, और उसके अंदर हमेशा 60 एटम्स ही आते हैं। और उसकी वजह जो है वो ये है कि कुछ खास तरह की एनर्जीज होती हैं जो कि उन एटम्स को आपस में उस फॉर्मेशन के अंदर बॉन्ड करने में जो है वो हेल्पफुल होती हैं, या फोर्सफुल होती हैं, फोर्स करती हैं कि उनको उसी फॉर्म के अंदर ही रहना है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो हमारे आइलैंड्स बन रहे हैं, ये आइलैंड्स भी उन्हीं एनर्जीज की वजह से बन रहे हैं, कि उन एनर्जीज की वजह से जो है वो हमारे जो
कोई होमोजीनियस नेचर ऑफ पार्टिकल्स नज़र आते हैं हमें, और वो आइलैंड्स की फॉर्म में नज़र आते हैं। बस जगहों के ऊपर अलग-अलग पार्टिकल्स भी नज़र आते हैं, लेकिन मोस्टली इसी फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं। जिस वक्त ये 1M में गया तो आपने देखा कितनी खूबसूरत शक्ल बन गई है इसकी। इसको हम जिस वक्त प्रेजेंटेशन हमने स्टार्ट की थी तो हम नैनो पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, लेकिन अभी जिस वक्त हमने ये शक्ल देखी तो अब हम इसको नैनो पार्टिकल नहीं कहेंगे, अब हम इसको नैनो स्ट्रक्चर्स कहेंगे। ये पाम लीफ की तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और इनका जो है ना वो, इनको हम साइंस की जुबान में जो है ना वो फ्रैक्टल्स कहते हैं। और ये फ्रैक्टल्स जब बनते हैं तो ये बनते चले जाते हैं, इनका साइज छोटा होता है या बड़ा होता है, लेकिन ये इसी शेप में बनेंगे हमेशा। एग्जैक्टली जैसे बकी बॉल बना था उसी तरह ये चीज़ जो है ना वो बनती चली जाती है। अब 6M के 1M के अंदर जाके ये क्यों बने हैं, ये अभी एक इसके ऊपर अभी रिसर्च जारी है कि इसको अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि यहाँ पे जाके जो है वो अलग-अलग पार्टिकल्स क्यों नहीं है। पार्टिकल्स एक फॉर्मेशन, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेशन के अंदर आ गए हैं, और जो कि मतलब एक बड़ी आप ये कह लें कि एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है। इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें नैनो साइंस, जब हम नैनो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो इस तरह की हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे कार्बन की हम बात पहले भी कर रहे थे, तो कार्बन की जो नैनो ट्यूब्स होती हैं, कार्बन की नैनो ट्यूब्स जो होती हैं वो अंदर से खाली होती हैं और वो नैनो स्केल के ऊपर होती हैं, और उसके सारे एटम्स उसके इर्द गिर्द होते हैं, और वो इतनी मजबूत होती हैं कि मैं डॉक्टर साहब से कल बात कर रहा था कि अगर नैनो ट्यूब्स का, कार्बन नैनो ट्यूब्स का हम रोप बनाएं, 1 इंच मोटा रोप हो खाली, और उसको ज़मीन से चांद के दरमियान बांध दें, तो उसके ऊपर हम जो है वो एलिवेटर लिफ्ट चला सकते हैं। मतलब वो इतना मजबूत मटेरियल बन जाता है क्योंकि सारे एटम्स उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर आ जाते हैं। 10M के अंदर जो हमारे पार्टिकल साइज आया जी वो 25 से 50 नैनोमीटर था, और इसके अंदर जो है हमें पार्टिकल्स इंडिविजुअली भी नज़र आए हैं और आइसोलेटेड ग्रुप्स के अंदर भी नज़र आए हैं। आपको डिफरेंट जगह के ऊपर चमक नज़र आ रही होगी, और वो छोटे छोटे से ग्रुप्स बने हुए नज़र आ रहे हैं इसके। इम्प्योरिटीज मोर और लेस सब के अंदर एक ही तरह की रहती है। ये सूरत हाल जो है वो 50M की है। अभी जिस वक्त हम इस पे जाते हैं ना, एक फिनोमेना 1M के बाद शुरू होता है, वो ये है कि 10M में जिस वक्त हम गए, 10M, 50M और 1,00,000M में जिस वक्त हम जाते हैं, तो सॉरी 50M तक, तो जो हमारे नैनो पार्टिकल्स बने हैं ये बहुत सेंसिटिव नेचर के बने हैं, या जो ग्रुप्स भी बने हैं वो भी बड़ी सेंसिटिव नेचर के बने हैं, क्योंकि जब इसके ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉन बीम शाइन हुई तो इन्होंने जलना शुरू कर दिया। ये एक और फेनोमेना है जिसको अभी हमने डिग आउट करना है कि ये जिस वक्त इस पोटेंसी के ऊपर डिल्यूशन में चले जाते हैं तो ये क्यों इस तरह से जो है वो इतने सेंसिटिव क्यों हो जाती है। इससे पहले नहीं बर्न हुए थे, और जो 1,00,000 वाली पोटेंसी है वो भी नहीं बर्न हुए, वो भी सस्टेन किए हैं, बाकी सारे भी सस्टेन किए हैं। सिर्फ ये 2 पोटेंसी ऐसी थी जो कि उस इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी के साथ बर्न हो गई, यानी कि ये बहुत सेंसिटिव थी। So in the end we can say that every system of medicine has its own scope and limitations. So it is unfair to declare any of the system as unscientific without knowing the facts. It is not fair कि मतलब हम किसी सिस्टम को सिर्फ अपने महदूद नॉलेज की वजह से जो है ना हम रिजेक्ट कर दें और हम ये कह दें कि जी ये सिस्टम ऑफ जो मेडिसिन है या ये सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग जो है दिस इज़ नॉट साइंटिफिक। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें बाद में डिस्कवर होती हैं। ये बिल्कुल ऐसी जैसे आज से कुछ सदियां पहले ये समझा जाता था कि ज़मीन जो है वो स्टेशनरी है और जो बाकी सारे सैयारे हैं वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो जबकि बाद में जिस वक्त ये डिस्कवर हुआ कि नहीं ज़मीन भी घूम रही है, पार्टिकल्स नहीं कह रहे, अब हम नैनो स्ट्रक्चर्स भी कह रहे हैं और हम नैनो डॉट्स भी कह रहे हैं और हम क्वांटम डॉट्स भी कह रहे हैं। सो एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द ऑथर्स डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स कैन बी कंक्लूसिव टू प्रूव दैट होम्योपैथी इज अ नैनो मेडिसिन। होम्योपैथी, इसके ऊपर अगर हम नेट के ऊपर जाएँ तो हमें होम्योपैथी एज अ नैनो मेडिसिन हमें बेशुमार पेपर्स मिल जाते हैं और
मेरी चूंकि ये फील्ड नहीं है होम्योपैथी, मुझे समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। एक पेपर मुझे जो है 3 से 4 मरतबा पढ़ना पड़ता है, फिर मुझे जाके समझ में आती है होम्योपैथी की टर्मिनोलॉजीज। तो होम्योपैथी इज अ टाइप ऑफ नैनो फार्माकोलॉजी इन विच द मेडिसिन इज ब्रोकन डाउन इनटू द नैनो पार्टिकल्स ड्यूरिंग पोटेंटाइजेशन प्रोसेस। मतलब वही प्रोसेस जो मिलिंग का, जो मतलब ग्राइंडिंग का हो रहा है, उससे उसको छोटे पार्टिकल्स में बना दिया। ये हम बात पहले डिस्कस कर गए हैं कि कैसे बन जाते हैं। जब हम उसको डिल्यूट करके जब हम उसको हिलाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी पैदा होती है। एक्टिवेशन एनर्जी से जो है वो उसके अंदर बेस मटेरियल टूटता है। बेस मटेरियल टूटने से उसकी छोटे साइज के पार्टिकल्स की साइज की तादाद ज़्यादा हो जाती है, और वो ज़्यादा तादाद अगली डाइल्यूशन में चले जाता है। अगली डाइल्यूशन में फिर हिलाते हैं, फिर एक्टिवेशन एनर्जी उसके अंदर प्रोड्यूस होती है, उससे मजीद वो ब्रेक हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है टिल अल्ट्रा डाइल्यूशंस तक। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रा डाइल्यूटेड होम्योपैथिक मेडिसिन्स और मोर और लेस सिमिलर। अभी हम इसको डिसाइसिवली नहीं कह सकते, लेकिन मतलब मोर और लेस जो है तरीक़ाकार वही है जो कि आपकी होम्यो मेडिसिन का होता है। तो जब हमने वो स्टार्ट में 2 थ्योरीज बताई थी कि जी लेस इज मोर, उसको हमने हाईलाइट भी किया था। तो होम्योपैथी के अंदर हमने देखा है कि जिस वक्त डाइल्यूशंस होती चली गई हैं, तो आपके जो पार्टिकल साइज है वो छोटे से छोटा होता चला गया है, और छोटे से छोटा पार्टिकल होने की वजह से आपकी पोटेंसी इंक्रीज होती गई है। होना तो ये चाहिए था कि अदर वे राउंड होता, कि मतलब जब पार्टिकल साइज छोटा गया, दवाई की तादाद कम हो गई, तो आपकी पोटेंसी जो है वो कम होनी चाहिए थी, जबकि आपकी पोटेंसी बढ़ती चली। तो इसमें जो पीछे इसके साइंस इन्वॉल्व है वो यही है कि बेसिकली जो आपकी मेडिसिन है वो बॉडी के डिफेंस सिस्टम को ट्रिगर कर रही है जाके। सो हम कह सकते हैं safely we can say that homeopathy is not a dynamic medicine, but it is a material medicine or a nano medicine. और जो होम्योपैथ्स के ऊपर या होम्योपैथिक डॉक्टर्स के ऊपर जो ये बर्डन था कि ये प्रूव करें कि जी एवोगैड्रोस नंबर के बियॉन्ड तो इसके अंदर कोई चीज़ होती नहीं है, दवाई होती नहीं है, ये अब बात ख़त्म हो चुकी हुई है। इसको दुनिया मान चुकी हुई है, इसके ऊपर इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर पब्लिकेशंस आ चुकी हुई हैं। और अब जो अगली रिसर्च है वो सिर्फ हमने ये देखना है कि जो आपकी मेडिसिन्स का जो बिहेवियर है वो इंडिविजुअल्स पे कैसे है, और वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स कैसे है। मतलब ये अब आगे इसकी जो है ना वो इसको रिलेट करना है आपकी जो क्लिनिकल रिसर्च, जो कि ऑलरेडी बहुत सारी हो चुकी हुई है। तो मैं एक दफ़ा फिर उन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को एक्नॉलेज करूँगा जिन्होंने ये मशीनें ईजाद की, इनमें एफर्ट लगाई। गो कि ये इतनी महंगी मशीनें हैं कि पाकिस्तान के बजट के बराबर आ जाती हैं। तो इन मशीनों को जो है वो किसी वक्त पाकिस्तान भी ख़रीदेगा इंशाल्लाह। तो इनकी वजह से जो है हम इस काबिल हुए कि हम इन नैनो मशीन देख सके। पहले जो होम्योपैथी थी उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट कोई ऐसे ही था कि लोगों ने सुनी सुनाई बात, जो सीना बसीना बात चलती थी कि जी इसका कोई असर नहीं होता। मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन खाई, मेरे ऊपर कोई असर, मैंने 10 बंदों को आगे और जाके कहा कि जी यार इसका तो कोई असर ही नहीं है, ये तो मीठी गोलियाँ हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन 1990 के बाद इसके अंदर जो है वो एक्चुअल रिसर्च होना शुरू हो गई होम्योपैथी के अंदर। और मेरे पास 2014 तक का डाटा है। उस डाटा के मुताबिक 2014 के अंदर जाके तकरीबन 600 इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर इसकी पब्लिकेशंस आ गई, और लोगों ने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, मुख्तलिफ मेडिसिन के ऊपर, अभी तो जो रिसर्च हो रही है वो डॉक्टर साहब से हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी तो इसको इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में लाने पे रिसर्च हो रही है। बहुत सारे ग्रुप्स दुनिया में ऐसे हैं जो कि इसकी जो है वो अब इसको इस तरह से बना रहे हैं कि ये आपके ब्लड के अंदर डायरेक्ट इसको जो है ना वो डाला जा सके। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, होम्योपैथिक के ऊपर। एक्टिव रिसर्च का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे इस तरह का काम हुआ है, जो मैंने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया, ये लोग रिसर्च करते हैं, उसको पब्लिश करवाते हैं। पब्लिश रिसर्च ही एक हमारे पास टूल होता है जिससे हम किसी भी साइंस को डिटरमिन करते हैं। ये कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा है
होम्योपैथिक यूज़र्स का तकरीबन 50% आबादी अमेरिका की और 50% यूरोप की आबादी जो है वो होम्योपैथी पे यकीन रखती है और होम्योपैथी इस्तेमाल करती है। जज़ाकल्लाह खैर। था उसका आलम में दिया, हम आपका तहे दिल से मशहूर है और मेरी तमाम कम्युनिटी ऑल ओवर वर्ल्ड हम थैंकफुल हैं आपके। और ये एक नई राह खुलेगी होम्योपैथी की, ये एक नई राह खुलेगी कि ये नैनो पार्टिकल कैसे काम करते हैं। 1MCM पे इस पे डॉक्टर साहब हमारे साथ इंशाल्लाह रहेंगे, हम इस पे मज़ीद काम करेंगे। दो चीज़ें बड़ी मज़े की हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि साइंस इस बात को साबित कर चुकी है और बिलीव करती है, और उसके लिए डॉक्टर साहब ने खुद अपनी आंखों से भी देखा कि 1M तक उस मटेरियल के पार्टिकल मौजूद थे, और उसकी और भी एविडेंस थी। हनीमन 46 में जब बात करता है कि जब किसी को वैक्सीन लगी तो उसके अंदर ये असरात मरतब हुए, तो उसने न सिर्फ अपनी बात की, उसने उस वक्त के 25-30 बड़े डॉक्टरों को साथ मिला के कोड किया कि जो उस सिस्टम से वाबस्ता नहीं थे, दूसरे सिस्टम से वाबस्ता थे, ताकि वो जो बात कर रहा है वो दुरुस्त। आप कुरान पाक भी पढ़ें तो कुरान पाक में भी बेशुमार रेफरेंस आपको मिलते हैं। वो रेफरेंस देने का मकसद ये है कि जो बात कुरान पाक में की जा रही है वो बात दुरुस्त है। इसीलिए जो बात फैसल साहब ने की, खुद देखने के बाद लोगों के रिसर्च पेपर को शामिल करने का मकसद ये था कि बाकी दुनिया ने भी देखा। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये हुआ कि वो जितना वो पब्लिश हुआ मटेरियल एक जर्नल के अंदर हुआ। अब इसकी अफादियत की ज़रूरत क्या थी? इसकी अफादियत की ज़रूरत ये है कि होम्योपैथ डॉक्टर इसको यूज़ करवाने वाला है, और होम्योपैथी जिससे डॉक्टर साहब ने कहा कि 50% लोग तो अमेरिका में होम्योपैथ के यूजर्स हैं, यूरोप में यूजर्स हैं। तो होम्योपैथ जो यूज करता है, जो होम्योपैथ दवाई, इन दोनों तक ये माल, ये जो अमल था ये नहीं पहुंचा। आज की ये नशिस्त में ये जरूर हुआ है कि होम्योपैथ जो दवा इस्तेमाल कराने वाला है, जो डॉक्टर दवा इस्तेमाल करने वाला है, उसको भी ये पता चला है कि मेरी जो 1M की 10M की CM की पोटेंसी है उसमें दवाई मौजूद है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसका नाम फैसल साहब ने लिया, ये मेरे ख्याल में हर होम्योपैथिक डॉक्टर को याद हो जाना चाहिए कि जब भी कोई बात करता है तो उसको कहें कि जाके स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जाके देखे कि इस रेडिएशन में मटेरियल है या नहीं। पहली बात, आसान सा काम। कोई भी साइंस का जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि जिस मेथड पे इसको चेक किया गया है उस मेथड का आपको पता है। आप लंबी चौड़ी डॉक्टर साहब को तो सारी साइंटिफिक गुफ्तगू थी, हम उसको सिर्फ इस बात में ही कंक्लूड करते हैं कि ये वो मशीन थी, जिस मशीन जो आज से 20 साल पहले ईजाद हुई, जो इससे पहले मौजूद नहीं थी, वो मशीन ईजाद होगी और उस मशीन ने ये चेक कर लिया। और मैंने तो मार्केट से 4 शीशियां उठा के सील्ड डॉक्टर साहब को भेजी, कोई मैंने उसने ये नहीं कि कोई सील्ड बॉटल हमने भेजी और उसमें मटेरियल नजर, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। और दूसरा रिसर्च, अब बात ये थी कि 2015 में भी रिसर्च पेपर आ गया, लेकिन वो पेपर एक महदूद लेवल पे पड़ा रहा, उसको खोलने के लिए भी बड़ी मुश्किल है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वेबसाइट भी वो आप पैसों से खोल सकते हैं, वैसे नहीं खोल सकते। आज के फोरम में जो बात अनाउंस हुई है, इसके लिए कोई पैसे जरूरत नहीं है आपको। ये लेक्चर ओपन हो गया है, ये पूरी दुनिया में जा रहा है और ये बात साबित होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, होम्योपैथ डॉक्टर इसको डिफेंस करेगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इतना बड़ा डाटा, दुनिया की 2-3 अरब आबादी से ज्यादा, 4 अरब, 8 अरब की आबादी है दुनिया की, 2-3 अरब बंदा होम्योपैथिक इस्तेमाल कर रहा है। वो होम्योपैथ जो इसको इस्तेमाल कर रहा है, जिसका इससे सर दर्द ठीक होता है, जिसके इससे गुर्दे ठीक होते हैं, जिसकी इससे हड्डियां ठीक होती हैं,
जिसके इसके दिल के मसाइल ठीक होते हैं, जिसको जिंदगी दोबारा मिलती है, जिसके यहाँ माजूर बच्चे पैदा होते हैं और वो इसको इस्तेमाल करता है, तो उसके यहाँ सेहतमंद बच्चे जो होते हैं, सबसे बड़ा डिफेंस का वो करेगा इस सिस्टम को। हमारा ये फर्ज था कि हम उस बंदे तक ये बात पहुंचाएं कि जो दवाई तुम इस्तेमाल करते हो उसके अंदर मटेरियल मौजूद है, वो प्लाज्मो नहीं है, वो कोई जो मलाई जो ख्वाबी चीजें ख्वाब वाली चीज नहीं है, बल्कि वो एक मटेरियल मौजूद है, उसके अंदर दवाई मौजूद है। किसी को शक है तो वो उसकी अगर अप्रोच इस हद तक है कि वो किसी भी साइंटिफिक पे लैब पे जाके इसका टेस्ट करा सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि यूजर और यूज कराने वाला, पूरी दुनिया में जो लोग सुन रहे हैं, हमारा जहां तक पैगाम जाता है, और ये पैगाम सिर्फ डॉक्टर अली का नहीं है, मेरे साथ आज बड़े मेरे सीनियर दोस्त बैठे हैं, इधर डॉक्टर तारक बैठे हैं, डॉक्टर सज्जाद बैठा है, रिजवान बैठा है, आफ्ताब साहब बैठे हैं, इशरत नई भट्टी बैठा हुआ है, जनाब आबद बैठा हुआ है, उधर एजाज अली बैठा हुआ है, इधर जनाब वकार भुट्टा बैठा हुआ है, उधर वहीद अजीमी बैठा है, बहुत सारे हमारे दोस्त बैठे हैं। हमारा ये फर्ज बनता है, जिससे हमारा रिज़्क वाबस्ता है, जिससे हमारा रिज़्क वाबस्ता है, हमें अपने आप को ये साबित करना है कि हमने इस पैगाम को हर होम्योपैथिक के यूजर और होम्योपैथ डॉक्टर तक इसको पहुंचाना है। ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। और मैं आपको बताऊं कि जो कुत्ता किसी घर का खाता है ना, वो उस घर का वफादार होता है। हमारा तो इस सिस्टम से इज्जत है, हमारा तो इस सिस्टम से हमारा घर चलता है। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताऊं, ये निज़ाम खुदाई है, ये खुदा का निज़ाम है, ये गरीबों का इलाज है और इसमें शफा है। मैं डॉक्टर फैसल साहब को टार्च लेके नहीं ढूंढा, सच्ची मैं आपको बताऊं, ये खुदा ने हमारे पास इनको खुद भेजा। ये खुद आए और मेरा इनके साथ एक रिलेशन डेवलप हुआ, भाईचारे का, दोस्ती का, और हम गठे बैठते हैं जुम्मे को। तो ये सारा जो एहतमाम है, ये मैं और आपने नहीं किया, ये एहतमाम खुदा ने करवाया कि ये एक आसान सस्ता इलाज है। और मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया है जो हमारे सिस्टम को पलने फूलने नहीं देता। इसके सामने वो रुकावटें, उन्होंने पूरी मुल्क खरीदे होते हैं, पूरी मिनिस्ट्रियां खरीदी होती हैं, लेकिन बीइंग होम्योपैथ हमारा ये फर्ज बनता है कि आपके पास एक डिफेंस है और उस डिफेंस को आपने इस्तेमाल करना है और साइंटिफिकली उसका जवाब देना है। बात इतनी सारी है कि हनीमन ने 200 साल पहले ये कहा कि जब हम इसको डेल्यूट करते हैं, एक पोटेंसी से दूसरी पोटेंसी बनाते हैं, उसमें दो चीजों का अमल है। एक तो उसके अंदर एक डेल्यूशन शामिल किया जाता है, और सबसे जो कीमती बात है उसकी कि उसके अंदर जो जर्क दिए जाते हैं, जिसका नाम डॉक्टर साहब ने कहा स्कर्शन। तो जब हम इसको झटके देते हैं तो ये फ्रैक्शन जो पैदा होती है, ये एक एनर्जी है, एक्टिव एनर्जी, जिससे वो पार्टिकल टूटते हैं। और टूटने से इतना बड़ा पार्टिकल है, जब वो टूटेगा तो छोटा हो जाएगा। तो जो ये पार्टिकल टूटते जाते हैं, हर पोटेंसी के अंदर टूटते जाएंगे, तो इसके अंदर जो एफिकेसी है वो इतनी बढ़ जाएगी कि वो नर्व्स के अंदर, ब्लड के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर, वो सेल के अंदर, आप देखें ना, इतनी बड़ी चीज आप कहीं से गुजारना चाहते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से गुजरेगी। आप छोटी सी चीज गुजारना चाहते हैं, आप धागा डालने के लिए आप सुई का इस्तेमाल करते हैं कि उसका जो नक्का होता है वो बहुत ही कमजोर छोटा होता है, तो घुस जाती है। आप इतनी मोटी चीज को आप तो धागा भी उससे गुजार सकते ना। अब बारीक नोक वाली चीज से आप उसको स्क्रू करेंगे, उसको उसके साथ धागा डालेंगे। तो ये आप ये समझते हैं कि ये इतनी बारीक नोकें आपको मिली हैं जो इंसान के जिस्म के अंदर पेवस्त हो जाती हैं, और जो काम आप उससे लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। और एक बात मैं और बाबू कि हरिमन ने ये कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा ना, सारी तो अभी चीजें बकाया है, लेकिन डॉक्टर साहब ने ऑरोमेट में ये कहा कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी चेंज होगी। वो नॉन मैग्नेट था, वो मैग्नेट का अपोजिट प्रॉपर्टी होगी। तो हनीमन ये कहता है कि जो प्राइमरी फंक्शन है और जो सेकेंडरी फंक्शन होता है वो बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। तो बहुत सारी चीजें अभी हम डिस्कशन में जाएंगे, और इसकी जो मैसेजिंग है ये काम कैसे करती है।
आप डीएनए के प्रोसेस को देखें कि डीएनए पे जो जीन्स पे प्रोग्राम बनता है वो प्रोग्राम थ्रू मैसेज साइटोप्लाज्मा में आता है। खुद जीन चल के ना वहां साइटोप्लाज्मा में नहीं आता, जीन पे सारा प्रोग्राम बनता है और वो फोटो कॉपी होकर साइटोप्लाज्मा में आरएनए के जरिए आता है। तो हमारी मेडिसिन भी जब आप जबान पे रखते हैं तो थ्रू मैसेज कन्वे होता है। जैसे कोई आपने बिजली मुल्क की ऑन करनी है, किसी शहर की बंद करनी है, तो वो एक मैसेज चलता है कि जी फलां एरिया की बिजली बंद कर दो, ठीक है ना। ये डीएनए का प्रोग्राम भी हमने आम जिंदगी में हमने शामिल किया। तो आज तो देखें मैं यहां बोल रहा हूं तो मैं कहां देखा जा रहा हूं। तो ये थ्रू मैसेजिंग है, ये वेव्स के जरिए मैसेजिंग है, एक लंबी साइंस है, इसके बाद होगा। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी ये बात है और मेरी जिंदगी का ये खूबसूरत लम्हा है कि जो लोग मेरे पास साइंटिस्ट भी आते थे, बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी आते थे, हमें ओ जी आपकी मेडिसिन तो चेक ही नहीं हो सकती, तो कम से कम वो बात अब खत्म हो गई है। और ये होम्योपैथी यहाँ से एक उसको जंपिंग पैड मिलेगा कि साइंटिफिकली वी प्रूव्ड कि वी आर साइंस, हम साइंस हैं, हम कोई मिथ नहीं है, हम कोई ऐसी जादू टूना नहीं है, बल्कि ये आज की नशिस्त में ये साबित हो गया है कि हम साइंस हैं। और ये साइंस इसको बड़े खबोहाल अभी निकलेंगे। मेरे साथ डॉक्टर फैसल साहब, हमारे साथ कोई 10, 15, 20 PhD डॉक्टर हमारे सेशन में शामिल हैं और ये साइंस अभी बहुत फैलेगी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं ये सारी बातें करता या डॉक्टर तारक ये सारी बातें करते तो शायद लोगों को इस बात का यकीन ना आता कि यार ये होम्योपैथ डॉक्टर हैं, इन्होंने अपनी कोई साइंस लड़ाई हुई है। लेकिन डॉक्टर फैसल का यहाँ आना और वो टूल, वो सारी चीजें उसको आके बताना, इसका मतलब है कि होम्योपैथी इज अ साइंस। और जो 200 साल पहले जिस बंदे ने ये काम किया था उसका माइंड पूरा साइंटिफिक था। और आज ये बात भी आप ध्यान में रख लें कि ये 1000 साल बाद की भी यही साइंस है। ये इतने छोटे पार्टिकल्स अगर आपको उसके अंदर मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 1000 साल बाद भी यही साइंस है। और दुनिया अब जब इस बात को जो साबित हो जो फैलेगी तो लोग ये इस टाइप पे इस तरीकाकार पे लोगों ने दवाइयां बनानी है। इसलिए डॉक्टर साहब ने अर्जेंटम में ये कहा कि अर्जेंटम जो है वो एंटीटॉक्सिक हो जाती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी हो जाती है जब वो नैनो पार्टिकल में चली जाती है। देखें अब अर्जेंटम जो है वो जब अर्जेंटम है वो क्या होती है, वो आपको जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उससे निजात दिलाती है। और देखें कि वो ये भी उन्होंने कहा कि जब नैनो पार्टिकल्स बॉडी के अंदर हम दाखिल करते हैं तो बॉडी इसका रिस्पांस करते हैं तो वो नॉन टॉक्सिक हो जाती है। तो हमारी जो हम ये हमारा क्लेम था कि हमारी मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और वो इंशाल्लाह हम और किसी निशिस्त में ये भी साबित करेंगे कि इसके साइड इफेक्ट क्यों नहीं होते हैं और साइंस उसको साबित कर चुकी है। तो मैं आज फैसल साहब का बेहद मशहूर हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि होम्योपैथ डॉक्टर और इसके यूजर ये समझ लें कि दुनिया के साइंटिस्ट का हम बेहद मशहूर हैं जिन्होंने एक ऐसा आला इजाद कर लिया है जिससे होम्योपैथिक डिलीशन जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। तो हमें उन साइंटिस्ट का भी बेहद शुक्रगुजार है और सबसे जो रास्ता हमें जो जिस बंदे ने दिखाया वो डॉक्टर फैसल है। मेरी सारी कम्युनिटी पाकिस्तान, इंडिया, इंटरनेशनली जो भी है, हम सारे आपके बेहद मशहूर हैं। मैं थोड़े थोड़े कमेंट्स अपने डॉक्टर से चाहूँगा कि इस खुशी के मौके पे थोड़े थोड़े कमेंट्स दें डॉक्टर तारक साहब को, दो ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े 2-2 मिनट 3-3 मिनट आएंगे डॉक्टर साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम डॉक्टर साहबान, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली साहब का शुक्रिया कि यहाँ टाइम दिया गया मुझे। आज हम वाकई बहुत खुश हैं। ये होम्योपैथी के लिए एक नया दिन है। डॉक्टर फैसल साहब का शुक्रिया कि डॉक्टर फैसल साहब आए हमारे साथ। काफ़ी अरसे से ये मीटिंग में थे, हम प्रोग्राम में बैठते थे। आज जहाँ आए
और इन्होंने सब कुछ आपको बताया। और ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे डॉक्टर अली साहब ने कहा कि लोग पूछते हैं कि आप हमें प्रेसवो खिला रहे हैं, लोग पूछते हैं आप हमें सिर्फ पानी पिला रहे हैं, इसमें कौन सी दवाई है, मीठी गोलियां खिलाते हैं। लेकिन आज की साइंस ये साबित कर चुकी है, डॉक्टर फैसल साहब आपको बता चुके हैं कि आज नैनो पार्टिकल्स में होम्योपैथिक दवाइयों के अज्जा मौजूद है, इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। अब देखिए कि आज से 40 साल पहले भी हमारा ये सोच थी, जब हम नए नए होम्योपैथ बने, मुझे एक जगह उस वक्त एक लेक्चर के लिए बुलाया गया, तो उस वक्त भी मैंने अपनी सोच के मुताबिक ये कहा कि होम्योपैथी इतनी लतीफ़ चीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते, कितनी डायनामिकली आप नीचे चले जाएंगे आप सोच नहीं सकते। आज डॉक्टर फैसल साहब ने ये बताया कि ये चीज़ हकीकत और ऐसे हो सकती है। इसी के साथ एक बार फिर डॉक्टर फैसल साहब का शुक्रिया और इंशाल्लाह इनसे रब्ता रहेगा। और आज होम्योपैथी का अच्छा दिन है। अली साहब का शुक्रिया कि उन्होंने ये यहाँ पे इंतज़ाम किया, फैसल साहब को बुलाया। अल्लाह ताला इनको और डेवलपमेंट में तरक्की दे, हम इनके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़। इनके हम सिर्फ इसको सेलिब्रेट करें, और क्योंकि ये तारीख़ी लम्हा है, और मैं चाह रहा हूँ कि जितने हमारे दोस्त बैठे हुए हैं वो 2-2 मिनट मैं टाइम दे रहा हूँ कि सिर्फ हम ये कहें कि होम्योपैथी ने ये साबित कर दिया है 200 साल पुरानी जो बात थी कि होम्योपैथी डिलीशन में मेडिसिन मौजूद है। और डॉक्टर फैसल साहब माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे बात में हैं और बड़ी काम है, बड़ा रिसर्च है। तो हम घर में बैठे हुए थे जुम्मे वाले दिन, तो बात जब इन्होंने ख़त्म की, इन्होंने पंजाबी में ये कहा कि ये तो हम गल मुक गई है, ये तो गल मुक गई है कि ये प्लाज्मो है, ये जो कुछ भी है। तो ये बात अब ख़त्म हो गई है कि ये खुशी का मौका है, और हम सिर्फ डॉक्टर फैसल साहब को ये ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मैं सब दोस्तों को कहता हूँ कि 1-1, 2-2 मिनट आ जाए। डॉक्टर सजाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग ऑनरेबल डॉक्टर्स जी। आज बहुत खुशी का मौका है कि डॉक्टर फैसल साहब ने, जिसे कहते हैं ना लामा, बच्चे का लामा आ जाता है ना घर में तो सारे परेशान हो जाते हैं, तो हमें भी बड़े लामे आते थे कि ये आपकी मेडिसिन नहीं है, सिर्फ डाइल्यूशन है। तो डॉक्टर फैसल साहब ने ये लामा जो है ना आज दूर कर दिया, और पूरी दुनिया में इसकी गूंज जो है वो काफ़ी देर तक सुनी जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये प्रूवन साइंस है, और इससे मज़ीद आगे जो है मज़ीद शाखें जो हैं वो निकलेंगी। डॉक्टर साहब मज़ीद हमें इसके बारे में आगाही देंगे, तो डॉक्टर फैसल साहब के लिए बहुत सारी तालियाँ होनी चाहिए। आज बहुत खुशी का मौका है। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर इरशाद नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ख्याल है कि सब लोग मेरी तरह इस वक्त बहुत खुश होंगे कि एक बहुत आम बात है। हम तो खैर लास्ट जुमे को भी डिस्कशन हुई, सब कुछ जाना, डिस्कशन हुई। एक बात जो अक्सर मैं मरीज़ों को कहता होता हूँ कि प्लीज़ ये जो दवाई है इसको आप आराम से इस्तेमाल करें, बेझिझक इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और एक बात जो है, पता नहीं वो झूठ है या सच थी, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि बड़े बड़े जो हम लोग क्या चीज़ हैं, बड़े बड़े ममालिक अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, सब लोग खरबों रुपए इस चीज़ पे खर्च कर चुके हैं कि होम्योपैथी में कोई मेडिसिन में कोई नुक्स निकालें, और अभी तक नाकाम है। तो ये मेरी बात भी सच हुई कि बेशक हमारी मेडिसिन जो जो ही मोनेटाइज होती जाएंगी, डेनिमाइज होती जाएंगी, जो जो ये बढ़ती जाएंगी, तो इनकी जो है वो एफिकेसी बढ़ती जाएगी। और इंशाल्लाह ताला ये एक आम बात है कि जब मैं पढ़ाता था उस वक्त मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता कि इस वक्त तक जो भी डिटेक्टर मौजूद है वो 6 पोटेंसी से ज़्यादा नहीं बता सका। तो इंशाल्लाह कोई वक्त आएगा कि ऐसे भी आले ईजाद हो जाएंगी, ऐसी टेलीस्कोप ईजाद हो जाएंगी जो हमें मज़ीद बताएंगी। तो आज अल्लाह का फजल है, करीम है कि आज 20-22 साल बाद जो है वो हमें डॉक्टर फैसल साहब के ज़रिए मौजूद हुआ
कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जो हमारी मेडिसिन के बारे में बताते हैं कि इसमें सब कुछ मौजूद है। और ये चीज़ जो है ये इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ती जाएगी। जिस तरह के डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत आम बात है और हम बहुत खुश हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि ये हमें कॉन्फिडेंस देगी मौजूद, लेकिन ये जो ख्यालात वगैरह या ये जो टूने टक्के हैं ये सब हम लोग इस वक्त साइंटिफिक बात करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा जो है वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। अभी भी हम उन ख्यालात के बारे में या ये टूने टटके के बारे में, ये टूना टटका नहीं है। अब हमें यकीन हो गया है कि ये एक साइंस है और ये हकीकत है। शुक्रिया जी आप लोगों का। जवान साहब आए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे यहाँ मोअज़्ज़ज़ होम्योपैथ तशरीफ़ फरमाएँ और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो व्यूअर्स देख रहे हैं, कमोबेश कोई इस वक्त जो लाइव रेशो जा रही है वो 5000 से ज़्यादा जो लोग इसको व्यू कर चुके हैं। तो हम होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म से और बिलखसूस अभी मुझे डॉक्टर असद परवेज़ कुरैशी साहब का भी मैसेज आया इंग्लैंड से भी, वो भी देख रहे हैं। और पूरी टीम, जैसे डॉक्टर अली साहब ने जिक्र किया, हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि जो सीनियर होम्योपैथ्स हैं हमारे, डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, डॉक्टर तारिक महमूद साहब, डॉक्टर इशरत साहब, डॉक्टर एजाज़ अली साहब हैं, डॉक्टर वकार भुट्टा साहब हैं, इसी तरह डॉक्टर यूनुस कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर वहीद साहब हैं, और हमारे जितने भी और सीनियर होम्योपैथ्स हैं, डॉक्टर सजाद साहब, और इस पूरी टीम के जितना भी हिस्सा हैं, ये सब ने एफर्ट किया। और डॉक्टर फैसल ने इस इबहाम को ख़त्म किया है जो होम्योपैथी में हम बात तो करते थे कि हाँ इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं और ये डायनामाइज्ड है और इसके अंदर ये नैनो पार्टिकल्स हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कोसार कॉलेज को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो एक कोसार कॉलेज का विजिट आया आज से कोई 5-6 साल पहले। तो एक स्टूडेंट को कहा गया कि आप क्वेश्चन करें कि होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर क्या होता है, तो एक स्टूडेंट हमें बता रहा था कि इसमें नैनो पार्टिकल्स होते हैं और ये इस तरह होती है। तो बहुत पुरानी बात है और आज ये साबित हो चुकी है। सो ये मजे की एक बात बताएं कि जो भी पोटेंसीज को डॉक्टर फैसल ने अपने लैब के अंदर चेक किया है, अगर आप उनकी नैनो उसकी सीक्वेंस को देखते हैं डिटेल्स के अंदर, तो 3206 से लेके 3200 और 1M तक और इवन आगे तक सबके सीक्वेंस में डिफरेंस है। सो ये बात वैलिड साबित होती है कि जब होम्योपैथ इसको प्रेस्क्राइब करता है ऑन द बेसिस ऑफ मोडालिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ माइंड सिम्टम, जिस तरह डॉक्टर तारिक साहब ने जिक्र किया है, तो कौन सी दवा कहाँ देनी चाहिए और उसके अंदर कितने एक्टिव इंग्रेडिएंट है, कितने नैनो पार्टिकल्स हैं, टू बी प्रिसाइज। अब हमें इस तरह बात करनी चाहिए होम्योपैथ्स को कि 1M के अंदर जो नैनो पार्टिकल्स एक्टिव हैं। क्यों सर प्रोफेसर साहब, इज दैट आई एम राइट टू प्रोनाउंस लाइक दैट? These are the it's so much active in nanoparticles in this potency in 1M. So if you talk about like that, क्योंकि इंटरनेशनली भी बहुत से, इंडिया से, इंग्लैंड से, कनाडा से बहुत से व्यूअर्स लाइव हैं और वो माइट बी अंडरस्टैंड इन इंग्लिश एज वेल, सो वी कैन टॉक अबाउट दैट। सो टुडे जो अभी पाकिस्तान होम्योपैथिक रिसर्च सोसाइटी है जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर अली मोहम्मद साहब हैं, डॉक्टर तारिक महमूद साहब, डॉक्टर सजाद खान साहब, डॉक्टर एजाज अली एंड डॉक्टर इशरत नईम भट्टी साहब हैं, डॉक्टर असद परवेज कुरैशी इज आल्सो एक्टिव पार्ट, डॉक्टर आफ्ताब हमारे साथ है अभी। सो दिस सोसाइटी हैव लॉन्च्ड ए न्यू एरा in homeopathic system today and especially from Pakistan. और आप सबको being a homeopath and being a Pakistani homeopath, you should feel proud that today we have at least something in our hand to talk about scientifically. That's why इसका टॉपिक भी था नैनो साइंटिफिक एवल्यूएशन ऑफ होम्योपैथिक पोटेंसी, कि हमने नैनो साइंस के जरिए होम्योपैथिक पोटेंसीज की एवल्यूएशन कैसे करनी है, इसको किस तरह जांचना है कि 30 में कितने नैनो पार्टिकल्स एक्टिव हैं, 200 के अंदर कितने नैनो पार्टिकल्स एक्टिव हैं और 1M के कितने नैनो पार्टिकल एक्टिव हैं। और अगर आपने देखा हो सीक्वेंस को जो डॉक्टर फैसल ने भी मेंशन किया कि जब ये 1M के अंदर गई तो इसके अंदर जो सीक्वेंस था वो कुछ पत्तों की शक्ल का बन गया और इसीलिए 1M को माइंड सिम्टम के ऊपर ज्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है।
इसीलिए लोअर पोटेंसी में दिया जाता है कि ये बहुत जल्दी जो है इसके अंदर जाके आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट को या आपके अंदर जो डिजीज का उसको कंट्रोल करने की सलाहियत को उभारेगी, उसको पैदा करेगी। सो वी आर सो ग्रेटफुल सर फॉर यू, फॉर पाकिस्तान होम्योपैथिक रिसर्च सोसाइटी, फॉर ऑल द सीनियर्स हु पुट हियर देयर टाइम। सबके क्लिनिक्स थे एंड एवरीबॉडी वक्त निकाला, और आज बहुत ज्यादा ऑडियंस है। आप सबका भी बहुत शुक्रिया सर कि यू हैव गिवन अस एनर्जी, यू हैव आल्सो गिवन अस ए पोटेंटाइजेशन, हमें पोटेंटाइज किया एवरीबॉडी। सो ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच सर। तमाम फॉर्मेलिटीज को बालाए ताक रखते हुए क्योंकि टाइम की कमी है, मैं डॉक्टर साहब को बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया। डॉक्टर साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ, डॉक्टर अली साहब का, उन्होंने हमें ये एक्सीलेंट फोरम प्रोवाइड किया। रियली मेरी तो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। इसके बाद I would like to extend my heartiest congratulations and appreciation to Dr. फैसल साहब। उन्होंने आज हमारी फील्ड का एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले डॉक्टर अली मोहम्मद साहब और डॉक्टर तारिक महमूद साहब और उनकी जो पूरी टीम है, पाकिस्तान रिसर्च जो सोसाइटी, डॉक्टर साहब का एक पूरा ग्रुप है, सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज एक तारीखी काम किया है। आपकी नज़र में तो ये शायद 1-2-3 घंटे का प्रोग्राम है, लेकिन डॉक्टर अली साहब पिछले चंद माह से दिन रात इसके ऊपर मुसलसल काम कर रहे थे, और ये कई महीनों के बाद साबित किया गया है कि होम्योपैथिक पोटेंसीज के अंदर दवाई मौजूद है। हालांकि हज़ारों लोगों के डेली बेस पे रिपोर्टें ठीक होती हैं, चीज़ें ठीक होती हैं, फिर भी कुछ लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए डॉक्टर अली मोहम्मद साहब ने आज साबित किया, ये लेक्चर रिकॉर्ड पे मौजूद है और कई साल ये मौजूद रहेगा। आपको अगर फिर भी शक है तो आप इसको क्या करें, बार बार इस लेक्चर को देखें और रेफरेंस चेक करें, चीज़ें चेक करें। डॉक्टर फैसल साहब जो हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि वो एक आम शख्सियत नहीं है, वो एक कौमी सतह के साइंटिस्ट हैं, एक बड़ी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, और वो एक बड़ी शख्सियत है। उन्होंने यानी साबित किया, रेफरेंस छोटा मोटा नहीं है। तो इसलिए मैं आप सब दोस्तों से दरख्वास्त भी करूँगा कि ये जो लेक्चर है, ये हर दोस्त जो है अपने अपने प्लेटफार्म पे इसको मज़ीद शेयर करे, और शेयर करने के साथ साथ आप मुसलसल अगले चंद माह तक इस लेक्चर को मज़ीद लोगों तक पहुँचाएँ और ये साबित करें कि होम्योपैथी काम करती है। बहुत शुक्रिया। किडनी पे बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैं इनसे व्यू लूँगा कि आज खुशी का मौका है, आप कितने खुश हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो दिन है ना, ये बड़ा हैप्पी और खुशी का दिन है। होम्योपैथ तो ये जानता है कि उसकी दवा के अंदर पार्टिकल है, लेकिन उसको खुद साबित करने से कासिर था। तो आज की, और ये लिटरेचर के अंदर और गुज़श्ता कुछ दहाइयों से इस पे काम भी हो रहा है, लेकिन आज जो असल और खरी बात है वो ये है कि डॉक्टर फैसल साहब ने अपनी आँखों से ये पार्टिकल्स देख के एविडेंस बेस पे इसको साबित करके यहाँ पेश किया है, और इंशाल्लाह ये आगे मज़ीद इस काम ने जाना है। और हम डॉक्टर अली मोहम्मद साहब के और डॉक्टर फैसल साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि ये कई हफ्तों से इस पे काम चल रहा था। हर जुम्मे को जो अली साहब के यहाँ नशिस्त होती है, वहाँ पे ये बाकायदा इसकी डिस्कशन चल रही थी, और आज मज़ाहिराती सूरत पे यहाँ स्टेज पे इसको पेश किया गया। और दो चीज़ें इससे साबित हुई, एक तो ये कि दवा के अंदर पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल्स की हद तक। दूसरी ये कि जैसे जैसे दवा के पार्टिकल्स टूटते हैं तो उसके अंदर टॉक्सीफाई से डिटॉक्सीफाई का सफ़र शुरू होता है। और हमारी दवा जो है, जो सतार साहब ने क्वेश्चन किया था, वो यही है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो अपोजिट चेंज होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन, और दवा जो है वो डिटॉक्सीफाई होती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। कहता है कि जो नेचुरल डिजीज़ हैं ना, जो नेचुरल डिजीज़ हैं, वो ज़रूरी नहीं कि सब लोगों को मुतासर करें, लेकिन होम्योपैथिक दवा को उसने कहा कि दिस इज़ द आर्टिफिशियल डिजीज़
आर्टिफिशियल डिजीज हर इंसान में हर हालत में असरअंदाज होगी। तो इसका मतलब यह है कि हमारी CM पोटेंसी, 10M पोटेंसी और 1M पोटेंसी ये ना समझें कि ये असर नहीं करती, हर हालत में असर करती है। और ये भी आने वाले वक्त अल्लाह डॉक्टर फैसल साहब को भी ज़िंदगी दे, और भी मेरे दोस्त साइंटिस्ट हैं, PhD डॉक्टर, उनको भी ज़िंदगी दे। तो ये हमारा एक नया सफ़र शुरू हुआ है होम्योपैथी, इस पे बड़ी बातें होंगी, काम कैसे करती है। डॉक्टर तारा साहब ने ये कहा कि माइंड इफेक्ट बड़ा होता है, बिल्कुल माइंड इफेक्ट होता है। सुबह आप घर से निकले तो पैड़ा बंदा तो हम टक्कर जाए तो सारा दिन ही पैड़ा गुजरता है, कोई अच्छा बंदा आपको मिल जाए तो सारा दिन ही अच्छा गुजरता है। आप एक पीर के पास जाते हैं तो बेसिकली वो आपकी अपनी वाइटल फोर्स रिफ्लेक्स करती है कि मुझे यहाँ से फ़ायदा होगा, बेसिकली वो भी आपकी अपनी वाइटलिटी रिस्पॉन्स करती है। तो हम आज जो बात करना चाह रहे हैं वो एक ही बात करना चाह रहे हैं, होम्योपैथी पोटेंसी के अंदर दवा मौजूद, बस बाकी काम हमने बड़े करने हैं और बड़ी बातें करनी है, बस पोटेंसी इसके अंदर है। ये होम्योपैथी यूजर, होम्योपैथिक इस्तेमाल करने वाला हर बंदा ये जरूर करे कि साइंस ने ये साबित कर दिया है कि इसके अंदर दवा मौजूद है। जनाब यूनुस कुरैशी साहब फ्रॉम कॉलेज रोड। सर माशाल्लाह जी। और जब डॉक्टर अली मोहम्मद साहिब, ये मोहसिन होम्योपैथी हैं, इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था कि ये सारा कुछ करना है, तो मैंने एक फिक्रा कहा था कि तारीख बनने जा रही है, और आज मैं कहूँगा कि तारीख बन चुकी है। डॉक्टर अली मोहम्मद साहिब, डॉक्टर तारिक महमूद साहिब ने 4 अशरे पहले जो सफ़र शुरू किया था, यकीन कीजिए आज ये जो यहाँ पर खिड़की तोड़ रश देख रहे हैं होम्योपैथ्स का, होम्यो स्टूडेंट्स का, ये डोखबे में भी लोग देख रहे हैं और यूके में भी देख रहे हैं और अमेरिका की स्टेट्स में भी ये सब कुछ देखा जा रहा है। आज ये इनका बहुत बड़ा काम है। डॉक्टर फैसल साहब को, डॉक्टर अली मोहम्मद साहिब को हम सैल्यूट पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। वेरी जमीन साहब, वेरी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही? तो ये तो वो अस्सलाम वालेकुम। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज वो तारीखी लम्हा है जिसमें ये शौक बात हमारे दिलों में पैबस्त हो गई है। ये बात है समझने की और समझाने की। इस प्लेटफॉर्म पे हमने आज जो बात समझी है, हमारा ये फर्ज है कि हम इसे दूसरों तक पहुंचाएं और दूसरों तक को समझाएं। ठीक है। तो बात हो रही थी नैनो पार्टिकल्स की और क्वांटम पार्टिकल्स की, ये इससे बात और आगे जाएगी। डॉक्टर फैसल साहब ने एक बात की थी कि एक एनर्जी है जो इन चीज़ों को बाउंड करके रखती है और वो एनर्जी अभी तक रीड नहीं की जा सकती। इसी तरह वाइटल फोर्स के हवाले से उस्ताद मोहतरम ने एक क्वेश्चन किया है कि वाइटल फोर्स को डॉक्टर हानीमैन ने लास्ट टाइम पे डायनामिक फोर्स का नाम दिया था। जब वो फोर्स है तो इंशाल्लाह ताला वो भी किसी न किसी सूरत में एनर्जी फॉर्म में वो डिटेक्ट होगी इंशाल्लाह। ये इंसानी जिस्म के एक रोशनियों का एक हाला होता है जिसको ओरा कहा जाता है। किसी दौर में वो एक वहम ख्याल किया जाता था, लेकिन अब ऐसे कैमरे ईजाद हो चुके हैं जो उसको रीड कर सकते हैं, उन रोशनियों को मतलब कि डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह जल्द ही उम्मीद है कि डायनामिक फोर्स भी किसी एनर्जी की सूरत में सामने आएगी और उस पर हमारी ये मेडिसिन कैसे इफेक्ट करती है ये भी हमें पता चलेगा। तो वी विल वेट फॉर समथिंग न्यू इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इस टाइम के यहाँ और भी हैं, इंशाल्लाह हम वेट कर रहे हैं सर आप। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब भी हम कभी होम्योपैथी के बारे में बात करते थे तो अक्सर लोग पूछते थे कि इसमें पोटेंसी में दवा कहाँ से होती है। तो मेरा तो ये जवाब होता था कि जी हुजूर पाक के दौर में जब सहाबा कराम को हुजूर पाक भेजते थे कि जाओ इस इलाके में जाके तबलीग करो, तो एक दफ़ा सहाबा कराम ने कहा कि जी पिछली बार इस टीम गई थी इस इलाके में, तो सब बीमार हो गए थे, वहाँ का पानी ठीक नहीं था। तो हुजूर पाक ने कहा था कि एक मशकीज़ा भर के ले जाओ, तो वहाँ उस कुएँ ही होते थे, तो एक जो मग्गा जो ना उस कुएँ में डाल देना तो वो कुआँ ठीक हो जाएगा। तो ये भी एक साइंस थी
उसको डॉक्टर हानिमन ने देखा, उसने हमारी होम्योपैथिक दवाई पेटेंटाइज की, तो यही जवाब होता था कि जब वो ये चीज़ जो हानिमन ने ये नोट कर ली थी, ठीक है। उसके बाद फिर भी कुछ एक विभाम होता था कि जब इतनी पोटेंसी हो गई है 1 MCM तक, तो क्या इसमें कौन सी दवाई रह गई होगी। तो ये आज साइंस ने साबित कर दिया, डॉक्टर फैसल कुरैशी साहब ने हमें बता दिया कि इसमें वाकई पार्टिकल, नानो पार्टिकल्स होते हैं। तो ये हम सब होम्योपैथी के लिए, सब होम्योपैथ के लिए, सबके लिए ये एक बात होगी, हम अब फ़ख्र से कह सकते हैं कि हाँ जी इसमें मेडिसिन होती है। तो डॉक्टर अली साहब ने बहुत अर्सा पहले एक लेक्चर प्रोग्राम शुरू किया था और बहुत सी मालूमात हानिमन के बाद मेरा ख्याल है कि अगर होम्योपैथी की खिदमत की है तो डॉक्टर अली साहब ने की है। तो हम सबको इस लाइन पर लाने वाले, और मेरा ख्याल पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, हर जगह डॉक्टर अली साहब को सुना जाता है। तो इन्होंने जब नए काम शुरू किया तो उसमें अल्लाह ताला फिर नए लोग भेजता जाता है। हर दफ़ा कोई ना कोई नए डॉक्टर आ जाते हैं, कोई साइंटिस्ट आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाते हैं। ये सब अल्लाह की तरफ से, इनकी नेकी की वजह से सब कुछ होता जा रहा है। और आज ये देखें हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हम फ़ख्र से अब कह सकते हैं कि हाँ जी होम्योपैथिक पोटेंसी में मेडिसिन होती है नानी पार्टिकल के ज़रिए। ये बहुत बड़ा कारनामा है डॉक्टर अली साहब का, डॉक्टर तारिक साहब का, कि इस कारवान में सब लोग आते आस्ते आस्ते आते जाते हैं। और कहाँ हम लोग और कहाँ डॉक्टर फैसल साहब यहाँ पे आ गए, हमें आके सब कुछ बताया। बहुत शुक्रिया जी। ये आज हमारे लिए, सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान जिंदाबाद, होम्योपैथिक जिंदाबाद। मैं सबकी तरफ से जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, मैं सबका मशहूर हूँ, आप आए और आपने अपनी होम्योपैथी को जो है उसका ये मकाम देखा और हमें खुशी का मौका है। हानिमन की खूबसूरत सेइंग है कि मैं चाहता तो अपनी डेवड़ी को सोने और चांदी की ईंटों से भर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने एक राज जो खुदा ने मुझे दिया होम्योपैथी की सूरत में लोगों तक पहुँचा कर मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। मैं आज आपको ये कहता चलूँ कि खुदा गवाह है, मैं ये समझता हूँ कि मेरी भी कोई हैसियत नहीं है। मैंने जब भी खुदा से रजू किया, उसने कोई ना कोई, हर हाल में, किसी न किसी हाल में हमारी मदद की। ये जितना काम है, ये शुरू करने से पहले मेरे साथ बहुत सारे फिज़िक्स के PhD भी आए, केमिस्ट्री के भी आए, बायोलॉजी के भी आए, और मैं दुआ करता था लेकिन कोई हल नहीं मिला। और मैं हमेशा ये दुआ गो था कि या अल्लाह कोई हल निकाल दे। तो जब फैसल साहब से बात की तो उन्होंने कहा ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो ये मेरा जितनी भी कोशिश है, आप जितने बड़े काबिल हों, आप जितने बड़े लायक हों, आप जितने बड़े साइंटिस्ट हों, मैं ये समझता हूँ कि जब आपको खुदा की मदद हासिल नहीं है वो सारी साइंस फेल है। अल्टीमेटली साइंस ये है कि आपको खुदा की तरफ देखना है। और ये गरीबों का इलाज था और ये कुदरती इलाज था। और इसकी उस वक्त भी हानिमन ने जब ये सिस्टम ईजाद किया, उस वक्त भी हानिमन ने भी ये कहा कि ये खुदा ने मुझे दिया, ये मेरा खुदा की तरफ से भी दिए तो, और लोगों तक पहुँचा के हमने इसका फ़र्ज़ अदा किया। और हम भी आज ये कहते हैं कि ये सारी देन अल्लाह ताला की है और फैसल साहब के भी जहन में खुदा ने डाला है और हमारे जहन में भी खुदा ने डाला है, और हम ये पैगाम आप तक पहुँचाए हैं। खुदा हमें इसमें सुरखरू करे और हमारे आइंदा होने वाले होम्योपैथ डॉक्टर्स भी इस बात पे निगाह रखें कि खुदा हमारी मदद करेगा तो ये हज़ारों साल फलता फूलता रहेगा। ये गरीबों का इलाज है, इसमें कुदरती शफा है और खुदा हमारी मदद करेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो निज़ाम है होम्योपैथी का, ये फितरती निज़ाम है, ये कुदरती निज़ाम है, इसका कोई पैटर्नाइजेशन नहीं है किसी मुल्क में भी। इसका सिर्फ पैटर्नाइज कौन करता है, इसका कौन पैटर्न है, ये हमारा अल्लाह है। थैंक यू वेरी मच फैसल साहब अगेन, थैंक यू वेरी मच।